हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है बेटा फ्रॉग, जिसका साइंटिफिक नेम होता है राना टिग्रीना। और बेटा इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉग, और हम आज एक ही सिंगल वीडियो के अंदर बहुत बड़ा टॉपिक वो कंप्लीट करने जा रहे हैं। सारी चीज़ें जो जो आपके सिलेबस में दी हुई हैं, जो जो आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन है और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, वो सब के सब आज हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रॉग की क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं बेटा। फ्रॉग का जो फाइलम होता है, ऑब्वियसली किंगडम हमको ऑलरेडी पता है कि जो किंगडम होगा फ्रॉग का वो होगा एनिमेलिया। ठीक है, बिलोंग्स टू किंगडम एनिमेलिया। फाइलम की बात करें तो बेटा कॉर्डेटा, मतलब इनके पास क्या होगा, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी। उसके बाद बात करें सब फाइलम की तो वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा मतलब इनके पास वर्टिब्रल कॉलम भी प्रेजेंट होगा। सुपर क्लास की बात करें तो टेट्रापोडा, क्योंकि एडल्ट में 4 लेग्स होते हैं इनके पास, इसलिए टेट्रापोडा अपेंडेजेस प्रेजेंट है बेसिकली। क्लास की बात करें तो एम्फीबिया। एम्फीबिया को बोलते हैं बेटा, एम्फी मतलब बोथ और बायोस मतलब लिविंग। इसका मतलब ये एक ऐसे एनिमल्स हैं जो लैंड पे और वाटर में दोनों में रहते हैं और अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए इनको दोनों चाहिए होते हैं। हमको पता है जो फ्रॉग होता है बेटा उसमें टेडपोल स्टेज आती है, टेडपोल स्टेज पानी में रहती है, और जो फ्रॉग होते हैं वो लैंड पे रहते हैं। ठीक है, तो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए इनको लैंड भी चाहिए और वाटर भी चाहिए, इसलिए इनको बोला जाता है क्या, एम्फीबिया। जीनस की बात करें तो राना, और स्पीशीज की बात करें तो टिग्रीना। तो जो राना जी है बेटा, इनका साइंटिफिक फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है तो राना टिग्रीना हम पढ़ने जा रहे हैं। टिग्रीना क्यों राना टिग्रीना ही पढ़ने जा रहे हैं, क्या इसके अलावा और कोई टाइप के फ्रॉग नहीं होते? होते हैं, ठीक है, बट दिस इज द मोस्ट कॉमन फ्रॉग, इसलिए इसको राना टिग्रीना बोलेंगे। ठीक है, बाकी अगर हम राना टिग्रीना की बात करें या फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग जनरली बेटा कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। कोल्ड ब्लडेड के लिए हम एक और टर्म यूज करते हैं जिसको बोलते हैं पोइकिलोथर्म। ठीक है, अभी रीड करवाऊंगा आपको, स्टेटमेंट तो समझ में आ जाएगा। कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या होता है आपको बस ये समझना है, तो इधर समझो जरा। कोल्ड ब्लडेड का मतलब ये होता है बेटा, अगर बाहर का टेंपरेचर लेट्स से 27 है तो इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर का टेंपरेचर भी कितना हुआ, 27। अगर आपने बाहर का टेंपरेचर कितना कर दिया 29, तो इनके अंदर का टेंपरेचर भी कितना हो जाएगा, 29। अगर आपने बाहर का टेंपरेचर कर दिया 25, तो इनके अंदर का टेंपरेचर भी कितना हो जाएगा, 25। कहने का मतलब ये है, ये अपनी बॉडी के टेंपरेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते, इनको अपने अंदर का बॉडी का टेंपरेचर चेंज करना पड़ता है एज कंपेयर टू द सराउंडिंग। तो जैसे जैसे सराउंडिंग चेंज होती है अपनी बॉडी का टेंपरेचर भी चेंज कर लेते हैं, इंटरनल कंडीशंस चेंज करती है बाहर की कंडीशंस के अकॉर्डिंगली, इसलिए इनको बोला जाता है कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड का मतलब ये नहीं है कि इनका ठंडा खून है, इसका मतलब ये है कि अपने बॉडी के टेंपरेचर को या कंडीशंस को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग, क्योंकि इनके पास ताकत नहीं है मेंटेन करने की। जैसे इनके ऑपोजिट अगर आप ह्यूमन की बात कर लो तो ह्यूमन में चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, जो टेंपरेचर रहता है बॉडी का वो 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर इससे ज्यादा होगा तो बेटा हम इसको फीवर कहते हैं ना, चाहे 37 से, चाहे सर्दियां चल रही हो चाहे गर्मियां चल रही हो, 37 से बॉडी टेंपरेचर ज्यादा जाता है तो डॉक्टर यही बोलता है कि आपको बुखार है, राइट। तो ये आपको समझना है कि कोल्ड ब्लडेड मतलब क्या है। ठीक है, तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि फ्रॉग जो होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। ठीक है, दूसरी बात बेटा, जो फ्रॉग होते हैं वो अपने प्रेडेटर से बचने के लिए कैमोफ्लेज कर सकते हैं। कैमोफ्लेज मतलब क्या होता है, कैमोफ्लेज का बेसिकली मतलब होता है कि अपने सराउंडिंग के कलर में मिक्स हो सकते हैं, कि सराउंडिंग थोड़ा सा डार्क ब्राउन तो आपको वहां पे जो फ्रॉग दिखेंगे वो डार्क ब्राउन कलर के दिखेंगे, सराउंडिंग जो है वो बहुत ग्रीन है तो फ्रॉग्स भी वहां पे वो दिखेंगे जो ग्रीन कलर के हैं। तो कैमोफ्लेज मतलब अपने बॉडी के कलर को अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग ढालना और छुप जाना। इससे क्या होता है, जो प्रेडेटर्स होते हैं उनको आसानी से दिखते नहीं है। इसी फिनोमेना को बेटा आपकी एनसीईआरटी मिमिक्री के नाम से भी बोलती है, कि इसी को हम बोलते हैं क्या, मिमिक्री, एक्टिंग करना। ठीक है, किसकी, सराउंडिंग की, मैं सराउंडिंग जैसा ही दिखता हूं। ठीक है, दूसरी बात, ना ही राणा जी को ज्यादा सर्दी पसंद है, ना ही राणा जी को ज्यादा गर्मी पसंद है। तो इसका मतलब ना ही इनको बहुत ज्यादा विंटर पसंद है, ना ही इनको बहुत ज्यादा समर पसंद है। इसलिए चाहे आप विंटर की बात कर लो चाहे आप समर की बात कर लो, ये सो जाते हैं बेटा। तो फ्रॉग एक ऐसा एनिमल है, ठीक है, जो कि विंटर स्लीप भी शो करता है और समर स्लीप भी शो करता है। ठीक है, समर स्लीप को एस्टिवेशन बोला जाता है और विंटर स्लीप को आपका बोला जाता है हाइबरनेशन। ठीक है, तो एस्टिवेशन और हाइबरनेशन अभी मैं स्टेटमेंट रीड कराऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलो रीड कर ही लेते हैं। तो इस पेज पे जितनी चीजें थी आपने नोट कर ली हैं, होपफुली इंपॉर्टेंट। अब हम बात कर लेते हैं बेटा किसकी, स्टेटमेंट्स की। स्टेटमेंट बोलती है कि दे डू नॉट हैव, फ्रॉग की बात कर रहे हैं, दे डू नॉट हैव अ कांस्टेंट बॉडी टेंपरेचर। ह्यूमंस की तरह इनका बॉडी टेंपरेचर कांस्टेंट नहीं रहता है, इसका मतलब बॉडी टेंपरेचर वेरी करता है विद एनवायरमेंट, टेंपरेचर ऑफ एनवायरमेंट। सच एनिमल्स आर कॉल्ड एज कोल्ड ब्लडेड और इन्हीं को बोला जाता है पोइकिलोथर्म्स। आगे देखो, दे हैव द एबिलिटी टू चेंज द कलर, तो इनके पास एबिलिटी होती है इनमें से कुछ के पास कि अपनी बॉडी का कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं ताकि हाइड हो सके अपने एनिमी से। इस फिनोमेना को बोलते हैं कैमोफ्लेज, और या फिर इसी को बोलते हैं हम क्या, मिमिक्री। ठीक है, प्रोटेक्टिव कलरेशन, की अपनी बॉडी का कलर जो है वो सराउंडिंग के साथ मैच कर लिया। आगे, फ्रॉग्स आर नॉट सीन ड्यूरिंग पीक समर, बहुत ज्यादा गर्मी हो या बहुत ज्यादा सर्दी हो, दोनों ही नहीं पसंद, इसलिए ये दो टाइप की स्लीप शो करते हैं बेटा। ड्यूरिंग दिस पीरियड दे टेक शेल्टर इन डीप बरो, ये जमीन के नीचे चले जाएंगे बेटा, जमीन खोद के, और ये प्रोटेक्ट करेंगे अपने आप को एक्सट्रीम हीट या फिर कोल्ड से। ठीक है, उसके बाद क्या है, दिस इज नोन एज समर स्लीप। अगर आपकी समर में सो रहा है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे एस्टिवेशन, और अगर विंटर में सो रहा है तो उसको बोलेंगे हाइबरनेशन। तो बहुत ज्यादा सर्दी में भी सोता है जमीन के नीचे जाके, बहुत ज्यादा गर्मी में सोता है जमीन के नीचे जाके। समर स्लीप को एस्टिवेशन बोलते हैं, विंटर स्लीप को हाइबरनेशन बोलते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, दोनों में कंफ्यूज नहीं रहना है, हाइबरनेशन क्या है और एस्टिवेशन क्या है। ठीक है, तो ये तो हमने जनरल क्राइटेरिया कैरेक्टरिस्टिक पढ़ ली किसके, फ्रॉग की। अब हम जरा फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं बेटा। सबसे पहले एनसीईआरटी से डायग्राम उठाया गया, आपको सबसे पहले तो ये समझना है, इमेजिन करो आप फ्रॉग को पकड़ रहे हो। ठीक है, आपको डर लगता है तो मत करो इमेजिन, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि फ्रॉग अगर आप कभी हाथ में पकड़ोगे तो बहुत स्लिपरी होता है। क्यों? क्योंकि फ्रॉग की सरफेस के ऊपर हर जगह क्या प्रेजेंट होता है बेटा, म्यूकस। म्यूकस प्रेजेंट होता है, तो बहुत ही स्लाइमी होगा, पकड़ोगे स्लिप होकर हाथ से बाहर चला जाएगा। तो इनकी जो बॉडी होती है वो म्यूकस से कवर्ड होती है, आपको ये बात याद रखना है। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। दूसरा, मॉर्फोलॉजिकल फीचर मतलब अभी सिर्फ बाहर से देखना अलाउड है, अंदर से कुछ नहीं देखेंगे। बाहर से देखने पे आपको ये वाली जो सरफेस दिख रही है दिस इज डॉर्सल, और जो नीचे वाली सरफेस होती है जमीन की तरफ दिस इज वेंट्रल। तो ये चीज आपको नहीं भूलनी है। ठीक है, कि नीचे वाली सरफेस वेंट्रल, ऊपर वाली सरफेस डॉर्सल। डॉर्सल सरफेस देखोगे अगर आप तो ये डार्क ग्रीन कलर की दिखेगी, और इसके ऊपर आपको डार्क स्पॉट्स दिखेंगे जो इरेगुलर है, मतलब कोई रेगुलर पैटर्न शो नहीं कर रहे हैं, बट इरेगुलरली प्रेजेंट क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे डार्क स्पॉट्स प्रेजेंट है। याद रखना, सिर्फ ऑब्जर्वेशन से हर चीज रटी नहीं जाती है, यू नो दैट। तो हमको हर चीज ऑब्जर्वेशन से यहाँ पे खत्म करनी है। दूसरी बात, अगर आप वेंट्रल साइड देखोगे तो चेक करोगे एक कांस्टेंट पेल येलो कलर की लेयर है। तो बेसिकली इनका जो वेंट्रल सरफेस होता है वो पेल येलो होता है, जबकि जो डॉर्सल सरफेस होता है वो डार्क ग्रीन कलर का होता है विद पैचेस। ठीक है, डार्क पैचेस प्रेजेंट होंगे, तो ये आपको याद रखना है। दूसरी अगर मैं बात करूं कि और वेंट्रल सरफेस के बारे में और बताता हूं कि बेटा फ्रॉग जो है ना वो कभी भी आपको पानी पीते हुए नहीं दिखेंगे। ठीक है, वाटर ड्रिंक करते हुए नहीं दिखेंगे। मतलब आप ये सोचो कि फ्रॉग को ऐसे जीभ निकाल के पानी पीते हुए दिख रहे हो या पानी में मुंह डाल के पानी पीते हुए दिख रहे हो, ऐसा कभी आप देखोगे फ्रॉग को ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब सर पानी पी नहीं रहे हैं फ्रॉग तो जिंदा कैसे, पानी तो हर किसी को चाहिए। मैंने ये नहीं बोला कि इनको पानी की जरूरत नहीं है या इनकी बॉडी पानी लेती नहीं है, मैं ये बोल रहा हूं कि हम ह्यूमंस जिसको पानी पीना बोलते हैं ट्रेडिशनली वो चीज ये नहीं करते हैं। हमारे में जनरली पानी पीने का तरीका क्या है, हमारे में जनरली पानी पीने का तरीका कि हम ग्लास भरेंगे, बॉटल लेंगे और मुंह के थ्रू पानी पिएंगे, माउथ के थ्रू पानी का इंजेक्शन नहीं करते। ठीक है, ये क्या करेंगे, बस पानी में जाके खड़े हो जाएंगे, ध्यान से सुनना, पानी में जाके खड़े हो जाएंगे और इनकी जो सरफेस होती है बेटा इसी सरफेस के थ्रू क्या करेंगे, पानी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं बाय डिफ्यूजन। तो सिंपल, इसका मतलब अगर आप फ्रॉग होते तो आप बस पानी की बाल्टी में जाके बैठ जाते, पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ती, अपनी स्किन के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं ना, कितना मस्त रहता। लेकिन प्रॉब्लम भी तो आती है कि जितनी बार पानी पीना उतनी बार जाके पीना पड़ता। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, इनको पानी पीने की जरूरत पड़ती नहीं है क्योंकि
अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर सकते हैं पानी को, जब पानी में जाके खड़े हो जाएंगे, मस्ती मार रहे होंगे, आपको लगेगा कि फ्रॉग ऐसे बैठा हुआ है, मस्ती मार रहा है, लेकिन वो पानी पी रहा होता है। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, पानी नहीं पीते हैं। इसके अलावा बेटा इनकी बॉडी जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो इनका हेड और एक इनका ट्रंक, मतलब दो ही पार्ट है, एक तो सर और दूसरा हेड। नेक नहीं दिखेगी, चेक करो, देयर इज नो नेक, फ्रॉग की नेक नहीं है कहीं भी, सीधा हेड है और सीधा क्या है, ट्रंक। तो इनकी बॉडी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेड के अंदर और ट्रंक के अंदर। बाकी अगर आप देखोगे तो चेक करो, आई जो है वो बल्ज है, आई जो है वो क्या है, बल्ज आउट है। ठीक है, और आई जो है वो हेड रीजन में ही प्रेजेंट है। दूसरा अगर आप चेक करोगे तो आपको ट्रंक रीजन पे हम्प जैसे स्ट्रक्चर भी दिखेगा, ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट यस, ठीक है, बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स के अंदर मेंशन हुआ है कि हम प्रेजेंट है, जो कि दिख भी रहा है आपको ये हम। ठीक है, दूसरी बात अगर मैं बात करूं तो आप लिम्स पे आ जाओ, आपको क्या लग रहा है यहाँ पे देख के, कौन से लिम्ब की लेंथ ज्यादा बड़ी है, क्या इनके फोर लिम्ब ज्यादा बड़े हैं या फिर हाइंड लिम्ब ज्यादा बड़े हैं? तो आप ये बात समझ पा रहे हो कि इनके फोर लिम्ब जो है वो छोटे हैं और हाइंड लिम्ब जो है वो बड़े हैं। सिर्फ ऑब्जर्वेशन से तो खत्म हो रहा है, वो ऑब्जर्वेशन से खत्म करते हो, हर चीज लिखी जाएगी। दूसरी बात देखो जरा, एक और बात आपको याद रखनी है कि इनके जो फोर लिम्ब है, FORE के अंदर FOUR 4 डिजिट्स हैं, ये ऐसे याद रखना है आपको। फोर लिम्स के अंदर 4 उंगलियां हैं सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, आगे वाले हाथों में। और जो पैर होते हैं इनके हाइंड लिम्स होते हैं, उसके अंदर 5 उंगलियां प्रेजेंट है, ठीक है, 5। और जो 5 उंगलियां प्रेजेंट है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो उंगलियों के बीच में आपको वेब्स दिखेंगे, वेब्स, ठीक है, ऐसा कि अगर ये उंगलियां हैं तो यहाँ पे वेब्स दिखेंगे। वेब्स का रीजन है कि ये वेब जो है वो इनको स्विमिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है, स्विम करने में हेल्प करेंगे, क्योंकि बॉयंसी मिलेगी, सरफेस एरिया बढ़ गया तो स्विम कर पाएंगे इसकी मदद से। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताया कि फोर लिम्स में 4 उंगलियां, हाइंड लिम्स में 5 उंगलियां, हाइंड लिम्स में जो उंगलियां हैं उनमें वेब्स प्रेजेंट है, और फोर लिम्स हो गए वो आपके उसमें सिर्फ 4 डिजिट्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। दूसरा, फ्रॉग को जब आप बाहर से देखने की कोशिश करोगे तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनके पीछे पोस्टीरियर साइड पे, ठीक है, एक ही कॉमन ओपनिंग है, जिस ओपनिंग को बोला जाता है क्लोएकल एपर्चर। क्लोएकल एपर्चर, एपर्चर का मतलब होता है बेटा ओपनिंग, ठीक है, एपर्चर मतलब क्या होता है, ओपनिंग। तो आप एपर्चर भी लिख सकते हो और ओपनिंग भी लिख सकते हो, दोनों में से कुछ भी लिख लो। तो क्लोएकल एपर्चर क्या काम करता है बेटा, ये इनकी बॉडी की एक ही ओपनिंग है। अगर इनकी बॉडी से बाहर कोई भी वेस्ट मटेरियल आ रहा है, वेदर इट इज सॉलिड वेदर इट इज लिक्विड, गैस को छोड़कर, वेदर इट इज सॉलिड वेदर इट इज लिक्विड, वो किससे आएगा, आपका क्लोएका से आएगा। और कोई भी सब्सटेंस जो सॉलिड और लिक्विड और इनकी बॉडी से बाहर निकलना है वो क्लोएका से ही बाहर आएगा। कहने का मतलब क्या है, सुनना जरा ध्यान से, इनकी बॉडी से बाहर इनका जो फीकल मैटर निकलना है, फीकल मैटर, ठीक है, मतलब जितना भी डाइजेस्टिव वेस्ट होगा वो भी क्लोएकल ओपनिंग से निकलेगा। फ्रॉग की ओपनिंग से जो यूरिन निकलना होता है, यूरिन, वो भी कहां से आएगा, क्लोएकल ओपनिंग से आएगा। और जो गैमीट सीक्रेशन होंगे बेटा, गैमीट, मेल्स के केस में स्पर्म और फीमेल्स के केस में एग का सीक्रेशन बॉडी से बाहर निकलेंगे, वो भी कहां आएंगे, क्लोएका। अरे सर, फीमेल की बॉडी में एग बॉडी से बाहर क्यों आ रहा है, बिल्कुल आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब बॉडी की, फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है, अनलाइक ह्यूमंस। ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन एक ही कहां होती है, फैलोपियन ट्यूब, मतलब फीमेल बॉडी के अंदर। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, फीमेल और मेल दोनों एक साथ, ठीक है, एक ही कॉमन वाटर बॉडी के अंदर, पानी के अंदर गैमेट रिलीज करते हैं, और गैमेट रिलीज करने पे ये गैमेट बाहर ही क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। ये बात समझ में आ गई? अब देखो जरा, अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो फ्रॉग्स होते हैं इनमें मेल्स और फीमेल्स के बीच में आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। कुछ नहीं है, वर्ड्स को थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। सेक्सुअल डायमॉर्फिक, डाई मतलब दो, मॉर्फिक मतलब एक्सटर्नल फॉर्म्स। तो सेक्सुअली देखोगे, जेंडर वाइज देखोगे तो आपको फ्रॉग बाहर से देखकर पहचाना जा सकता है कि मेल फ्रॉग कौन सा है, फीमेल फ्रॉग कौन सा है। ठीक है, ऐसा कोई रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देख के तो नहीं पता चल रहा है, तो सर कैसे पता लगाएंगे कि मेल कौन सा और फीमेल कौन सा है? तो ध्यान से सुनना बेटा, मेल फ्रॉग में वोकल सैक प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वोकल सैक मतलब हेड के आप वेंट्रल साइड पे देखोगे तो ऐसे फूलने वाले स्ट्रक्चर जिसकी वजह से ये शोर मचाते हैं। तो जो शोर मचाने वाले फ्रॉग होते हैं ना बेटा, ठीक है, जो आपको आवाज आती है क्रॉकिंग की, फ्रॉग की, वो क्रॉकिंग की आवाज मेल फ्रॉग्स की है। और इनके अंदर क्यों है, क्योंकि इनमें वोकल सैक है, और वोकल सैक कितने होते हैं नंबर में फ्रॉग्स में, दो, दोनों साइड पे होंगे, हेड के एक साइड पे होंगे और एक पिछली साइड पे होंगे, दूसरी साइड पे। और ये फ्रॉग जो है वो वोकल सैक से साउंड प्रोड्यूस करता है टू अट्रैक्ट फीमेल, आपको याद रखनी है ये बात। ठीक है, दूसरी बात आपको याद रखना है कि अगर आप फोर लिम्ब देखोगे तब भी आप फर्क बता पाओगे मेल और फीमेल फ्रॉग में। बेटा जो फोर लिम्ब होता है ना मेल फ्रॉग के अंदर, उसकी फर्स्ट डिजिट पे ध्यान सुनना, मैंने क्या बोला, उसकी फर्स्ट डिजिट पे आपको यहाँ पे सोलन स्ट्रक्चर दिखेगा जिसको कॉपुलेटरी पैड भी बोलते हैं। आप देखोगे तो ये वाली जो फर्स्ट डिजिट है, जो फिंगर है, इसकी वो अलग से स्वेल हुई है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पे लिखा है आपका न्यूक्लियर पैड, लेकिन इसी को कॉपुलेटरी पैड लिखती है आपकी एनसीईआरटी, क्या लिखते हैं, कॉपुलेटरी पैड, कॉपुलेटरी पैड ना। तो क्वेश्चन है कि सर इस कॉपुलेटरी पैड का काम क्या है? देखो मैं जितना भी स्टेज पे आपको समझा रहा हूं ये सारा का सारा अगली स्लाइड में लिखा हुआ है, तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होगे, ठीक है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होगे, नेक्स्ट स्लाइड पे आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा ये कॉपुलेटरी पैड लिखा हुआ है, कॉपुलेटरी पैड का फंक्शन समझो बेटा। कॉपुलेटरी पैड जो होता है ना, ये रफ है, मतलब एक रफ पैच लाइक स्ट्रक्चर है। रफ क्यों है मैं बताता हूं। फ्रॉग की जो सरफेस होती है ना पूरी, ये म्यूकस की भरी हुई है। म्यूकस मतलब ये बहुत ही स्लिपरी है, और मैंने बताया इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। एकदम ध्यान सुनना मेरी बात, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है मतलब इसका मतलब क्या है, बहुत बड़ा सा लेके एक कोने पे कहीं भी फीमेल रिलीज कर दे, दूसरे दूर के कोने पे कहीं भी मेल स्पर्म रिलीज कर दे, तो क्या चांसेस है स्पर्म और एक फर्टिलाइज हो जाएंगे? नहीं भाई, फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या, कहीं भी गैमेट रिलीज कर दे या फिर एक ही जगह पर साथ में गैमेट रिलीज करना जरूरी है। तो एक ही जगह पे साथ में गैमेट रिलीज करना जरूरी है, बेशक बाहर वाटर है मीडियम फर्टिलाइजेशन के लिए, लेकिन अगर आपको चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बढ़ाना है तो आपको गैमेट कहां रिलीज करना पड़ेगा, फ्रॉग को आपके एक ही साथ रिलीज करना पड़ेगा, एक ही कॉमन वाटर बॉडी के अंदर, राइट। तो इसकी वजह से क्या होता है, मेल फ्रॉग को आगे फीमेल फ्रॉग को होल्ड करना पड़ता है। ये होल्ड करते टाइम पे ये जो रफ पैचेस हैं इसके फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम्स, दोनों जो फोर लिम्स हैं उनके फर्स्ट डिजिट पे, इसको कॉपुलेटरी पैड बोलते हैं हम। इस कॉपुलेटरी पैड की मदद से जो फ्रॉग है वो फीमेल फ्रॉग को होल्ड करता है। उसी जगह पे जो है फीमेल फ्रॉग भी गैमेट रिलीज करती है, मेल फ्रॉग भी गैमेट रिलीज करेगा, और अब चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन भी क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा हाई। ये बात समझ में आ गई, फर्टिलाइजेशन होगी, वहां पे क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, फिर क्या बनेगा आपका टेडपोल बनेगा वहां पे, उसके बाद वो मेटामॉर्फोसिस मतलब मॉडिफिकेशन होकर एडल्ट फ्रॉग बनाएगा। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ रही है। रीजन समझो, कॉपुलेटरी पैड का मेल में होने का रीजन क्या है, क्योंकि मेल जाकर फीमेल को होल्ड करेगा, इन्हीं कॉपुलेटरी पैड की मदद से उसको फ्रिक्शन मिलेगा ताकि वो होल्ड कर पाए फीमेल को, और दोनों सेम ही जगह पर गैमेट रिलीज करेंगे, मेल भी और फीमेल भी। होपफुली आपको मॉर्फोलॉजी समझ में आई मैं क्या समझा रहा हूं, ठीक है। अगर नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अभी मॉर्फोलॉजी जो है उसको रीड करेंगे। तो देखो जरा, जो हमने ऊपर समझा वही लिखा हुआ है क्या, चेक करते हैं। कह रहा है द स्किन इज स्मूथ, स्मूथ होती है, स्लिपरी होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस, स्किन इज ऑलवेज मेंटेन्ड इन अ मॉइस्ट कंडीशन, स्किन हमेशा मॉइस्ट कंडीशन पे रहती है बेटा। क्यों? क्योंकि स्किन जो मॉइस्ट स्किन होती है वो डिफ्यूजन में हेल्प करती है, इसको डिफ्यूजन करना है, इसलिए स्किन मॉइस्ट है। उसके बाद कह रहा है कलर, डॉर्सल सरफेस का कलर कैसा है, ऑलिव ग्रीन है विद डार्क इरेगुलर स्पॉट्स। ये आपको याद रखनी है स्टेटमेंट, ठीक है, मतलब इनकी जो बैक रहती है वो कैसी रहती है हम देख चुके हैं ये सब। वेंट्रल कैसी रहेगी बताओ, यूनिफॉर्मली पेल येलो रहेगी, ठीक है। उसके बाद द फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर बट एब्जॉर्ब इट थ्रू स्किन, कभी पीते नहीं है पानी को लेकिन स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं पानी को। उसके बाद बॉडी ऑफ अ फ्रॉग इज डिविजिबल इनटू 2 पार्ट्स, कौन से, हेड और ट्रंक। नेक एंड टेल आर एब्सेंट, फ्रॉग के अंदर ना ही नेक दिखेगा ना ही टेल दिखेगा। एडल्ट फ्रॉग की बात हो रही है, टेडपोल स्टेज पे टेल दिखती है,
ठीक है, वो टेल लाइक स्ट्रक्चर है जिससे स्विम कर रहा है बेसिकली। ठीक है, उसके बाद कह रहा है अबव द माउथ पार्ट अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल इज प्रेजेंट, तो इनके पास नॉस्ट्रिल भी प्रेजेंट होता है। उसके बाद आईज आर बल्ज्ड, बल्ज्ड होती हैं आई, मैं दिखा चुका हूं आपको कि बल्जिंग है आई, एंड कवर्ड विद अ निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। अभी निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन क्या होता है मैं बताता हूँ बेटा। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन मतलब आंखों के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट झिल्ली आ सकती है। जैसे हमारी आईलिड की बात करें तो जितनी देर के लिए मेरी आंखें बंद रहती हैं उतनी देर मुझे कुछ नहीं दिखता है। ठीक है, इसलिए जब मैं पानी के अंदर जाऊंगा तो मैं आंखें बंद नहीं कर सकता हूँ, आंखें खोलूंगा तो पानी मेरे को लगेगा आंख पे, इसलिए हमको स्विमिंग गॉगल्स लगाने पड़ते हैं अगर मैं अंडर वाटर स्विमिंग करना चाहता हूँ। अगर इनको पानी में रहना है तो इनको कोई भी गॉगल्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ने नेचुरल गॉगल्स दे के भेजा इनको, जिसका नाम क्या है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। ये एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है जो कि इनको पानी के अंदर स्विम करने में आंखों को प्रोटेक्ट करती है। ये ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन आंखों के ऊपर आ जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से इनकी आंखें प्रोटेक्टेड रहेंगी अंडर वाटर ऑल्सो। तो लिखा हुआ भी है इट प्रोटेक्ट्स देम वाइल इन वाटर, दिस इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद कह रहा है ऑन ईदर साइड ऑफ आई, ठीक है, अ मेम्ब्रेनस टिम्पैनम और ईयर इज प्रेजेंट। बेटा टिम्पैनम मतलब होता है कान का पर्दा, इसको इंटरनल ईयर भी बोला जाता है, इंटरनल ईयर का पार्ट है बेसिकली ये। ठीक है, टिम्पैनम मतलब कान का पर्दा। हमारे केस में क्या होता है आप ध्यान से सुनना, ह्यूमन के केस से कंपेयर करोगे अच्छे समझ में आएगा। हमारे केस के अंदर आपको एक पिना दिखता है, दिस इज पिना, और आपको दिखती है एक ट्यूब, इसको कहते हैं आपकी ऑडिटरी ट्यूब, ऑडिटरी कैनाल। फिर आपका कान का पर्दा आता है बेटा, साउंड यहाँ से जाएगी, ट्रेवल करेगी, फिर आपके कान के पर्दे पे हिट करेगी तो आपको सुनाई देगा, और कान के पर्दे फिर अंदर आपके एपरेटस से कनेक्टेड होते हैं। इसका मतलब मेरी बॉडी में बाहर ईयर पिना दिखता है, पिना मतलब आपका कान जो बाहर दिख रहा है कार्टिलेज का बना हुआ, राइट, दैट इज पिना। पिना जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है फ्रॉक के अंदर। फ्रॉक के अंदर क्या होता है, इनफैक्ट ये रेड कलर का जितना एक्सटर्नल बनाया है मैंने, इनमें से कुछ भी नहीं होता है। फ्रॉक की बॉडी के अंदर जो कान का पर्दा होता है वो सीधा स्किन की एक लेयर के नीचे आ जाता है, मतलब आपको बाहर से ही टिम्पैनम दिखेगा, तो वाइब्रेशन सीधा हिट कर सकती है इस कान के पर्दे पे, कोई पिना वगैरह की जरूरत नहीं होती है। तो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है यहाँ पे हियरिंग की, कि दूर से भी खतरा आ रहा होगा, सांप ऐसे रेंगते हुए आ रहा है तो आवाज़ आ जाएगी इनको कि हाँ भाई कोई वाइब्रेशन है, तो वो भाग जाएंगे खतरा सुन के। तो बेसिकली कान के नाम पे इनकी बॉडी के अंदर टिम्पैनम एक्सटर्नल इंटरनल ईयर प्रेजेंट है, बेसिकली इंटरनल ईयर का पार्ट। डायग्राम देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे ये चेक करो आप, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये चेक करो, इस डायग्राम में ये दिख रहा होगा, ये दोनों ही आपके क्या है, टिम्पैनम। ठीक है, टिम्पैनम है बेसिकली, और ये दोनों साइड पे होते हैं, इधर भी होंगे और दूसरी साइड पे भी होंगे। ठीक है, तो कान है बेसिकली इनका, टिम्पैनम ही बोलते हैं इनके कान को। उसके अलावा फोर लिम्स की बात करें बेटा, फोर लिम्स और हाइंड लिम्स इनके अलग अलग काम होते हैं, स्विमिंग में भी हेल्प करते हैं क्योंकि पानी में रहता है, वॉकिंग में, लीपिंग में, बरोइंग में, तो कूदने में, गड्ढा करने में ज़मीन में, क्योंकि जब एस्टिवेशन और हाइबरनेशन करेगा तो ज़मीन के नीचे भी तो जाएगा, वॉकिंग, स्विमिंग, इन सब में। उसके बाद हाइंड लिम्स एंड इन 5 डिजिट्स, ठीक है, हाइंड लिम्स जो है उसमें 5 डिजिट्स हैं, दे आर लार्जर। ठीक है, और एंड उसके बाद क्या बोल रहा है, पीछे वाले डिजिट्स बड़े होते हैं, मैंने बताया, सॉरी, पैर जो है वो बड़े होते हैं, और एंड द मस्कुलर देन दी फोर लिम्स, और ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं बेटा आगे वाले लिम्स के किसके मुकाबले, लिम्स के मुकाबले। और कितने लिम्स होते हैं बेटा फोर लिम्स के अंदर, 4 डिजिट्स होते हैं बेसिकली। उसके बाद कह रहा है फीट फीट हैव वेब डिजिट्स दैट हेल्प्स इन स्विमिंग, तो जो पैर होते हैं उनमें बेटा वेब्स प्रेजेंट होते हैं जो स्विमिंग में हेल्प करेंगे। फ्रॉग एग्जिबिट सेक्सुअली डायमॉर्फिज्म, मतलब बाहर से देखने पे मेल फीमेल में डिफरेंस बता पाओगे, कैसे बता पाओगे, मेल फ्रॉग कैन बी डिस्टिंग्विश बाय द प्रेजेंस ऑफ, मेल फ्रॉग के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक, दो होते हैं नंबर में इसलिए सैक्स लिखा हुआ है। उसके बाद ऑल्सो कॉपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट, याद रखना है इंपॉर्टेंट, फर्स्ट डिजिट्स ऑफ फोर लिम्ब, ठीक है, विच आर एब्सेंट इन फीमेल फ्रॉग। तो फीमेल फ्रॉग में दोनों ही चीज़ें एब्सेंट होती है, ना ही वोकल कॉर्ड दिखेगा ना ही कॉपुलेटरी पैड दिखेगा। तो आपसे पूछ सकता है कि आपको एक्सटर्नली देखने पे पूछा जाए कि बताओ बाहर से देखने पे कैसे बताओगे कि मेल फ्रॉग कौन सा और फीमेल फ्रॉग कौन सा है, जबकि दोनों में कोई भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में डिफरेंस नहीं दिख रहा है, दोनों में एक ही कॉमन ओपनिंग है गैमेट के लिए, कौन सी, क्लोएका, मेल में भी क्लोएका और फीमेल में भी क्लोएका। समझ में आ गई, तो यही दो फीचर्स है। ठीक है, तो अब देखते हैं बेटा हमको क्या क्या पढ़ना है। अब हमको पढ़ना है बेटा एनाटमी, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स खत्म कर चुके हैं, एनाटमिकल स्ट्रक्चर शुरू करने जा रहे हैं। एनाटमी में हमको ये सारे सिस्टम्स पढ़ने हैं, सबसे पहले डाइजेस्टिव, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके बाद नर्वस सिस्टम, फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम, फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये सब खत्म करने के बाद हमारा टॉपिक बेटा फ्रॉग एज अ टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसके अंदर हम ग्लैंड्स वगैरह के बारे में भी थोड़ा बहुत देखेंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं देखना है बट हाँ देखना है।
उसके बाद बेटा अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले माउथ आता है। माउथ की अगर बात करें तो बेटा माउथ इज द ओपनिंग जिसके अंदर बाइलोब टंग प्रेजेंट होगी। इनकी टंग जो है बेटा वो बाइलोब्ड होती है, मतलब दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं टिप ऑफ टंग पे। उसके बाद बेटा इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, बकल कैविटी। ठीक है, बकल कैविटी के बाद क्या आएगा, फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या चीज़ होती है, फेरिंग्स इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फूड एंड एयर के लिए जो कॉमन पैसेज होगा इनके अंदर, क्या चीज़, कॉमन पैसेज होगा इनके अंदर, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं फेरिंग्स। उसके बाद बेटा इनमें फूड पाइप प्रेजेंट होगी एज यूजुअल, जिसको क्या बोलेंगे हम, ईसोफेगस। देन इनमें स्टमक प्रेजेंट होता है। स्टमक के अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं उनको गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं, और वो जो जूस रिलीज करेंगे उसको गैस्ट्रिक जूस बोलेंगे, जिसके तीन पार्ट होते हैं, पेप्सिन, HCl और म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए होता है पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए, पेप्सिन चाहिए होता है प्रोटीन के डाइजेशन के लिए। तो जितने भी कीड़े मकोड़े खाएंगे, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए इनकी बॉडी के अंदर पेप्सिन प्रेजेंट है। और पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए जो HCl प्रोवाइड कराएगा। HCl से पेट को बचाने के लिए म्यूकस प्रेजेंट होता है। ये सब चीज़ें आपको पता है, बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट आपको बिल्कुल लाइफ प्रोसेस वाली फील आने वाली है, तो इसलिए टॉपिक अब बहुत आसान लगेगा। नेक्स्ट बात करें बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट क्या कहलाता है, डुओडेनम। इसके बाद और भी पार्ट्स होते हैं, जिजनम, इलियम, वो सब भी होते हैं। आपको डुओडेनम पे फोकस करना है। क्यों, क्योंकि यही वो पार्ट है बेटा जिसमें सबसे सारा डाइजेशन होती है फ्रॉग की बॉडी के अंदर, और यही वो पार्ट है बेटा जहाँ पे डाइजेशन खत्म हो जाती है फ्रॉग के अंदर, इसलिए याद रखना है। डुओडेनम, डुओडेनम के अंदर बेटा दो टाइप के जूसेस होते हैं, एक तो बाइल जूस, दूसरा पैनक्रियाटिक जूस, जो बाहर से आ रहे हैं। बाइल जूस की बात करें तो बेटा लिवर रिलीज करेगा बाइल जूस। कौन रिलीज कर रहा है, लिवर। पैनक्रियाटिक जूस की बात करें तो पैनक्रियाज रिलीज करते हैं, पैनक्रियाज, ठीक है, रिलीज करेंगे पैनक्रियास। याद रखना है बेटा, लिवर बनाता है बाइल जूस को, लेकिन बाइल जूस को स्टोर कौन करता है, गॉल ब्लैडर। तो याद रखना है आपको, बाइल जूस को स्टोरेज का काम कौन करता है, गॉल ब्लैडर, और बाइल जूस बनाता कौन है, लिवर। कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है, ध्यान से सुनना, ठीक है। लेट्स से दिस इज अ लिवर, ठीक है, लिवर। तो लिवर से जो ट्यूब्स निकल रही होंगी वो ट्यूब्स कॉमन हो जाएंगी, और यहाँ पे लिवर के नीचे एक बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको आप कहते हो गॉल ब्लैडर। लिवर जो भी सिक्रीट करेगा बेटा जूसेस, वो सब जाके इस गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा। कब तक, जब तक इस जूस की जरूरत नहीं पड़ेगी वो गॉल ब्लैडर में स्टोर रहेगा। उसके बाद बेटा आपको नीचे एक लीफ जैसा स्ट्रक्चर दिखता है जिसका नाम क्या होता है, पैनक्रियास। पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस बनाते हैं, और बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस एक साथ ओपन होते हैं बेटा किसके अंदर, आपकी इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में, स्मॉल इंटेस्टाइन के डुओडेनम में। आपको होपफुली थोड़ा सा क्लियर हो रहा है। इतना ज़्यादा डिटेल में आपको ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है नहीं वैसे, लेकिन फिर भी अगर समझ में आ रहा है तो समझ लो कि लिवर जो है बेटा उसके नीचे गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होगा, लिवर बाइल जूस बनाएगा, गॉल ब्लैडर बाइल जूस स्टोर करेगा। पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियाज बनाएंगे जो कि बाइल जूस के साथ आपके डुओडेनम के अंदर, बेसिकली फ्रॉक के डुओडेनम के अंदर रिलीज हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आ गई। उसके बाद आपको याद रखना है, अगर मैं स्मॉल इंटेस्टाइन की स्पेशली बात करूं तो लेट से स्मॉल इंटेस्टाइन है, जब इसको काट के आप यहां से देखोगे तो इस ट्यूब का जो अंदर का स्पेस होता है वो स्मूथ नहीं होता है, ठीक है। आपको याद आ रही होगी बात जरा ह्यूमंस वाली भी, बेटा उसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं ताकि सरफेस एरिया मैक्सिमम हो जाए। इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं विलाई, और ये जो विलाई के सेल्स होते हैं उसके ऊपर माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट होता है। अगर आप में से किसी को माइक्रोविलाई याद नहीं आ रहा है तो एपिथीलियम वाला टॉपिक एक बारी खोल के देखना, ठीक है, ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम के टॉपिक पे जाना, यू विल फील। तो एक तो बेटा क्या होता है, अंदर की मेम्ब्रेन फोल्ड होकर क्या हो गई है, फिंगर लाइक, उसको बोलते हैं विलाई। और ये विलाई जिन सेल्स का बना होता है उसके ऊपर भी क्या प्रेजेंट होते हैं, सेल्स के ऊपर भी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस होती हैं, इसको कहते हैं माइक्रोविलाई। इसका मतलब सरफेस एरिया और बढ़ गया, ठीक है। एक तो विलाई ने बढ़ाया सरफेस एरिया, माइक्रो विलाई ने भी बढ़ाया। विलाई क्या करते हैं बेटा, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं ताकि डाइजेशन सबसे ज़्यादा हो और एब्जॉर्प्शन भी सबसे ज़्यादा हो। बाकी लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें बेटा, तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल में हेल्प करेगा एज यूजुअल। रेक्टम की बात करेंगे तो रेक्टम जो है बेटा वो बिल्कुल फाइनल पोर्शन है, लास्ट पोर्शन है किसका, एलिमेंट्री कैनाल ऑफ फ्रॉक का। और यहाँ पर क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फीकल मैटर। जितना भी वेस्ट बच गया, जिसका डाइजेशन हो चुका है, एब्जॉर्प्शन हो चुका है, अब जो बचा वो सब वेस्ट है किसके लिए, फ्रॉक के लिए। अब ये रेक्टम जो है बेटा वो ओपन हो जाएगा किसके अंदर, क्लोएका में। क्लोएका इज व्हाट, क्लोएका इज द कॉमन पैसेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे टॉपिक में क्लोएका जरूर समझ लो मेरे से बेटा। जैसे मैंने क्लोएकल ओपनिंग बोली थी ना, क्लोएकल ओपनिंग को क्लोएकल ओपनिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि फ्रॉक के अंदर एक पार्ट है जिसको बोला जाता है क्लोएका, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रॉक का, ठीक है। अगर आप अपने स्कूल या नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उसी के लिए कर रहे होगे ऑब्वियसली, तभी पढ़ रहे हो।
अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ये क्वेश्चन बहुत ही निहायत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है उस रिस्पेक्ट में। तो देखो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी क्लोएका के अंदर बेटा डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग टाइप की ट्यूब्स खुलती हैं, ठीक है। मतलब एलिमेंट्री कैनाल की भी ओपनिंग कहाँ आएगी, क्लोएका में, तब बॉडी से बाहर जाएगा थ्रू क्लोएकल ओपनिंग। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओपनिंग भी कहाँ खुलेगी बेटा, क्लोएका में, तब क्या आएंगे गैमेट्स बाहर। एक्सक्रीटरी सिस्टम की ओपनिंग भी बेटा, यूरिन भी यहाँ कहाँ पे आएगा, क्लोएका में, उसके बाद कहाँ खुलेगा, बाहर। कहने का मतलब ये है कि जितने भी सिस्टम हैं उन सब की ओपनिंग पहले क्लोएका में आएगी, तब बॉडी से बाहर आएगा। तो क्लोएका एक कॉमन चेम्बर है बेटा, ठीक है, जिसमें फीकल मैटर, यूरिन और बॉडी का गैमीट जो है वो पहले यहीं पर आएंगे, उसके बाद फ्रॉग की बॉडी से बाहर निकलते हैं। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ रही है। इसलिए क्लोएका बार बार रिपीट होगा। रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा तब भी क्लोएका रिपीट होगा, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या, यूरिन फॉर्मेशन, तब भी बेसिकली एक्सक्रीशन, तब भी क्लोएका रिपीट होगा, ठीक है। यहाँ पे बस एक पॉइंट और मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहता हूँ, जिसको आप अपने नोट्स में ऐड जरूर कर लेना। बेटा जो फ्रॉग की एलिमेंट्री कैनाल है ना, जो मैंने अभी यहाँ पे पूरा का पूरा फ्लो चार्ट बनाया एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक है, जो एलिमेंट्री कैनाल है ये बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। एलिमेंट्री कैनाल इज़ वेरी शॉर्ट, शॉर्ट। और आपसे कोई भी रीज़न पूछ ले कि सर एलिमेंट्री कैनाल को आप शॉर्ट कैसे बोल दे रहे हो, ठीक है, क्या रीज़न है एलिमेंट्री कैनाल के शॉर्ट होने का, आप आंसर करोगी कि एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट इसलिए है क्योंकि फ्रॉग्स जो है बेटा वो कार्निवोर्स होते हैं, ठीक है। कार्निवोर्स हैं, दूसरे पे डिपेंड करेंगे अपने खाने के लिए, इंसेक्ट्स को मारेंगे बेटा, छोटे कीड़े मकोड़ों को मारेंगे, वॉर्म्स को खाएंगे। तो बेसिकली ये कार्निवोर है, इसलिए इनकी एलिमेंट्री कैनाल छोटी होती है। वो तो सेलुलोज जो प्लांट खाते हैं बेटा, उनके लिए जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी लेंथ एक नॉर्मल लेंथ से क्या चाहिए होती है, ज़्यादा चाहिए होती है। अदरवाइज जितने भी एनिमल ईटर्स हैं, कार्निवोर है, उनको ज़्यादा लंबी एलिमेंट्री कैनाल की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि गाय, काऊ बेसिकली और लायन, इन दोनों में से किसकी एलिमेंट्री कैनाल लंबी होगी, तो आप आंसर करोगे काऊ की एलिमेंट्री कैनाल लंबी होगी। उसका एक ही रीज़न है, बेसिकली रीज़न ये है कि वो ग्रास ईटर है, तो उसको पचाने में टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो दिस वॉज डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा। डाइजेस्टिव सिस्टम का अगर मैं डायग्राम आपसे बात करूँ तो डायग्राम डाइजेस्टिव सिस्टम का ये दिया हुआ, ठीक है, ये बाहर वाला, दिस इज डाइजेस्टिव सिस्टम। माउथ, माउथ के बाद बेटा बकल कैविटी आएगी, वो सब दिखाया नहीं है, सीधा ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद आपको लिवर दिख रहा है बेटा, ये दिख रहा है गॉल ब्लैडर, ठीक है। ये हो गया बेटा क्या, स्टमक, यहाँ पे फोकस करो ट्यूब्स पे, स्टमक। स्टमक के बाद बेटा क्या आ गया, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के बाद यहीं पे लार्ज इंटेस्टाइन, उसके लास्ट पोर्शन को रेक्टम, इसी में स्टोर होगा। और उसके बाद क्लोएका, और क्लोएका जो आ गया, दिस इज क्लोएका, ये जो ट्यूब ओवरलैप हो गई दैट इज क्लोएका। ये तो यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, मेंशन किया हुआ है। तो और क्या आ गया क्लोएका के बाद, ये क्लोएकल एपर्चर विच इज क्लोएकल ओपनिंग। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। देखो फॉलो करते रहो कर्सर को, जैसा मैं चला रहा हूँ, दिस इज डाइजेस्टिव सिस्टम। खाया, पचाया, एब्जॉर्ब किया, वाटर मिनरल एब्जॉर्ब किया, फीकल मैटर बॉडी के बाहर, खत्म हो गई बात, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर का इस वाले डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई रोल नहीं है, बट दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, याद रखना। ये दोनों किडनी से जिनसे चेक करो यूरेटर्स निकल रही हैं, और वो भी कहाँ एंटर हो रही हैं, क्लोएका के अंदर, ठीक है। उसके बाद बेटा दीज आर फैट बॉडीज, फैट बॉडीज होती हैं टेस्टिस और ओवरीज पे प्रेजेंट होती हैं फैट बॉडी। ये जब हम वहाँ पे डायग्राम पढ़ेंगे तो भी बता दूंगा। ये लंग्स मेंशन किए हुए हैं, एकदम डायग्राम अच्छे से देख लेना, ये गॉल ब्लैडर है, और ये तो आपको दिख ही रहा होगा बेटा, दिस इज हार्ट, ठीक है। तो आपको ये डायग्राम याद रखना है, जिसमें एलिमेंट्री कैनाल अच्छे से, एनसीईआरटी का डायग्राम है, कोई नया डायग्राम नहीं है, ठीक है जी। चलो अब हम आ जाते हैं बेटा किस पे, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, किसके, फ्रॉक के। अगर हम फ्रॉक के रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो फ्रॉक में रेस्पिरेशन जो है वो आपको दो टाइप की दिखती है बेटा। एक तो दिखती है क्यूटेनियस। क्यूटेनियस का मतलब क्या होता है, अगर स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होगा, ये सेम टॉपिक मैं आपको रेस्पिरेशन में, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, ह्यूमन फिजियो का जो चैप्टर मैंने कंप्लीट किया है उसमें एक्सप्लेन कर दिया है वैसे, बट स्टिल अगर मैं बात करूं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन की, तो फ्रॉक स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन कर सकते हैं डायरेक्टली डिफ्यूजन से, मॉइस्ट स्किन बेसिकली, है ना, इसीलिए मॉइस्ट तो होती है फ्रॉक की स्किन। दूसरा आ गया बेटा पल्मनरी रेस्पिरेशन, जिसमें क्या आ जाएगा, माउथ के थ्रू और नॉस्ट्रिल। पल्मनरी बेसिकली मतलब होता है विद द हेल्प ऑफ लंग्स। तो लंग्स के अंदर दो तरीके से जा सकती है सांस, या तो मुंह से सांस ले ले या नाक से ले ले। तो नाक से लेगा तो नॉस्ट्रल के थ्रू, मुंह से लेगा तो माउथ के थ्रू, और पल्मनरी रेस्पिरेशन का मतलब लंग्स में ही डिफ्यूजन होगा। तो स्किन के थ्रू डिफ्यूजन हो रहा है तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, लंग्स के थ्रू डिफ्यूजन होगा तो पल्मनरी रेस्पिरेशन। इन दोनों में से ह्यूमंस में सिर्फ पल्मनरी होती है, फ्रॉग में पल्मनरी भी होगी और क्यूटेनियस भी होगी, ठीक है, समझ में आ गई बात। लंग्स की लोकेशन अगर आपसे कोई पूछ ले तो एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक, ठीक है। ट्रंक मतलब इनके धड़ के अपर वाले पार्ट में, यहाँ पे चेक करो आपको दिखेगा। इस रीजन को थोरेक्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं इस रीजन को फ्रॉग के, थोरेक्स। तो ये भी ऐड कर लेना नोट्स में,
याद रखना है। और आप खुद सोचो, जब समर स्लीप या विंटर स्लीप के दौरान ये ज़मीन के नीचे जाएगा, तब क्या लंग्स काम में आएंगे कि स्किन के थ्रू करेगा डिफ्यूजन? बहुत सही, स्किन के थ्रू करेगा। तो ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन स्किन के थ्रू ही करेगा। और ये वाला डायग्राम इन जनरल नॉर्मल सा डायग्राम मैंने उठा लिया है कि एक्चुअल में ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड देगा, ठीक है। और कैसे दे रहा है, या तो नॉस्ट्रल के थ्रू ले सकता है या माउथ एज अ कैविटी के थ्रू। दोनों ही केसेस में कहाँ जाएगा, आपके आपके कहाँ जाएगा, लंग्स में। इनमें गैसेस जो है वो माउथ की जो एपिथीलियम होती है उसके थ्रू भी क्या हो सकती है, डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब हो सकती है, या फिर डायरेक्टली स्किन के थ्रू। ठीक है, क्या कर रहा है, आपकी रेस्पिरेशन कर रहा है। तो ये वाला डायग्राम एनसीईआरटी में दिया नहीं है आपको, ये वाला चार्ट भी समझ में आ गया तो आप मान के चलो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है आपने खत्म कर दिया है, बहुत छोटा सा है। अब हम आ जाते हैं बेटा किस पे, वेस्कुलर सिस्टम पे, जिसको सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोला जाता है। जिसमें से सबसे पहले टाइप का सर्कुलेशन जो इनकी बॉडी में हमको पढ़ना है वो है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एज द नेम सजेस्ट, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम मतलब कि ब्लड फ्लो करेगा इनकी बॉडी के अंदर, जो करता है। और वो क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम है। क्लोज तब बोलते हैं जब ब्लड वेसल होती है, मतलब इनमें आर्टरीज भी होंगी, वेन्स भी होगी और कैपिलरीज भी होंगी। तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के 3 पार्ट्स होते हैं बेटा। एक तो होता है हार्ट, दूसरा होता है ब्लड वेसल, तीसरा होता है ब्लड। ये 3 चीज़ें चाहिए चाहिए ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में, हमारी बॉडी में भी यही 3 होती हैं। तो हार्ट की अगर बात करें तो हार्ट इज 3 चेम्बर्ड, स्टार मार्क करने वाला पॉइंट है। 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। जैसे आप छोटी क्लास में पढ़ के आए, ह्यूमन में 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, राइट। मतलब जिसमें 2 ऑरिकल, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल है बेसिकली, ऊपर वाले 2 चेम्बर और नीचे वाले। यहाँ पे 3 चेम्बर हार्ट है जिसमें 2 एट्रिया है, मतलब ऊपर के तो 2 चेम्बर हैं, नीचे का एक कॉमन चेम्बर है इनके अंदर, विच इज 1 वेंट्रिकल। पॉइंट टू बी नोटेड, 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल। हार्ट की कवरिंग को पेरिकार्डियम बोला जाता है, याद रखना है, हमारी बॉडी में भी यही बोलते हैं उसको। ब्लड वेसल की बात करें तो 2 होंगी बेटा, कौन कौन सी, एक तो होगी वेन और एक होगी आर्टरी। आर्टरी, और इन दोनों को के बीच में कनेक्शन बिठाने वाली और पतली क्या होंगी इनके अंदर, कैपिलरीज भी हो सकती हैं। बट आर्टरीज और वेन, इन दोनों में डिफरेंस यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए कि ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, ब्लड की बात करेंगे तो यहाँ पर ब्लड के 2 कंपोनेंट्स, प्लाज्मा मतलब फ्लूइड पोर्शन, और दूसरा ब्लड के सेल्स। ब्लड के सेल्स में कौन कौन आ जाएगा बेटा, आरबीसी जिसको रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, डब्ल्यूबीसीज वाइट ब्लड सेल्स जिसको कहते हैं, और प्लेटलेट्स। आरबीसी की बात करें तो आरबीसी का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम, सॉरी, आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स होता है, ठीक है। जिसमें से आरबीसी जो है वो गैसेस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगे। आरबीसी के 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं फ्रॉग के लिए, फ्रॉग के लिए, ह्यूमंस में नहीं होता ऐसा। आरबीसी जो है न्यूक्लिएटेड होते हैं, और आरबीसी कैसे होते हैं बेटा, यहाँ पे हीमोग्लोबिन कंटेनिंग होगी, ये बात तो सच है, ह्यूमंस पे भी लागू होती है। और इनमें बस क्या होता है, न्यूक्लिएटेड आरबीसी होते हैं, मतलब आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं डब्ल्यूबीसी की बात करूँ तो वही इन्फेक्शन से फाइट करने में मदद करेगा, और प्लेटलेट्स की बात करूँ तो क्लॉटिंग में हेल्प करेगा। सिंपल। तो बस ये चार्ट बना लो, वेस्कुलर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में आपका काम बन जाएगा बेटा इतने से, ठीक है जी। चलो अब हम देख लेते हैं बेटा हार्ट के बारे में, कुछ अच्छी अच्छी बातें देखते हैं थोड़ी सी, तो समझने की कोशिश करना। हार्ट यहाँ पे मैंने कितने चेंबर पढ़ाया था, बताया था आपको, 3 चेंबर बताया था। तो यहाँ पे फटाफट से 3 चेंबर हार्ट के ब्लॉक डायग्राम बना ले रहे हैं हम, कि यहाँ पे जो हार्ट है बेटा वो 3 चेंबर है। ऊपर वाले एट्रियम, दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, है ना। डायग्राम का जो राइट होता है वो हमारा लेफ्ट होता है, तो इसीलिए ऐसा बना है, आपको ऑलरेडी पता है, लेफ्ट एट्रियम। और ये कॉमन वेंट्रिकल है। अब आप एक बात तो मुझे ये बताओ कि जब कॉमन वेंट्रिकल में ब्लड आएगा तो एक साइड से ऑक्सीनेटेड, दूसरी साइड से डीऑक्सीनेटेड, क्या दोनों साइड से आके ब्लड मिक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल। तो इसका मतलब यहाँ पे मिक्स ब्लड फ्लो करता है। मिक्स मतलब ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, तब फ्लो करता है। समझ में आ गई बात। दूसरी बात देखो, इतना ही सिंपल है, इसको याद रखना, लेकिन फिर भी ध्यान से समझना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। एक तो राइट एट्रियम, एक लेफ्ट एट्रियम और तीसरा वेंट्रिकल। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी बात आपको और याद रखनी है बेटा, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चेम्बर प्रेजेंट है जो कि राइट एट्रियम पे, दोबारा सुनो, एक एक्स्ट्रा चेम्बर प्रेजेंट है विच इज ट्राइंगुलर, ट्राइंगुलर इन शेप, ठीक है। एक एक्स्ट्रा चेम्बर है जो कि ट्राइंगुलर इन शेप होता है और डॉर्सली प्रेजेंट होता है। कैसे प्रेजेंट होगा, डॉर्सली, मतलब हार्ट पे पीछे की तरफ प्रेजेंट है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा चेम्बर का नाम होता है बेटा साइनस वेनोसस, साइनस वेनोसस। अब मैं थोड़ा सा अच्छे से याद कराने की कोशिश करता हूँ बेटा। एट्रियम के अंदर जो ब्लड वेसल्स आती हैं उसको बोलते हैं वेन। क्या बोला जाता है, वेन। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, साइनस मतलब कैविटी, ठीक है। वेन, इसका मतलब जो वेन से ब्लड कलेक्ट करेगी, कलेगा चेम्बर, उस चेम्बर का नाम है साइनस वेनोसस। तो जो वेन से कलेक्ट करे वो वेनोसस,
इसका मतलब यहाँ पे एक एडिशनल चेंबर है, याद रखो मैं क्या बोल रहा हूँ। राइट एट्रियम एक एडिशनल चेंबर से कनेक्टेड होता है जो कि ट्रायंगुलर होता है, डॉर्सल होता है, ट्रायंगुलर होता है, डॉर्सल होता है, और वेन से ब्लड को कलेक्ट करेगा। उसके बाद ब्लड कहाँ जाएगा? एट्रियम, राइट एट्रियम में जाएगा। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम? साइनस वेनोसस। एक तो आपने याद रखना है। दूसरा आपको बात याद रखनी है कि जो वेंट्रिकल होते हैं, वेंट्रिकल, उनसे ब्लड पहले एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में जाएगा। किस में जाएगा? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में जाएगा, पहले पाउच जैसे स्ट्रक्चर में। उसके बाद ये जाएगा किस में? आर्टरी में। किस में जाएगा? आर्टरी में। तो ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, जिससे आर्टरी में जाएगा, इसको बोलते हैं आर्टेरियोसस। क्या नाम है इसका? आर्टेरियोसस। और पूरा नाम बोलूं तो कोनस आर्टेरियोसस। तो इस चेंबर का या इस सैक लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या हो गया? कोनस आर्टेरियोसस। और वो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर का नाम क्या हो गया? साइनस वेनोसस। तो एक बार ध्यान से सुनना जरा, मैं आपको सीक्वेंस समझाने की कोशिश करता हूँ, समझाता हूँ जरा सीक्वेंस कैसे आएगा। देखो, यहां से ब्लड आएगा बेटा, वेन से कलेक्ट होके कहाँ आएगा? सबसे पहले आपका साइनस वेनोसस, फिर आ जाएगा राइट एट्रियम के अंदर। ठीक है, ये बात समझ में आई। वेंट्रिकल में आएगा तो वेंट्रिकल पहले पंप करेगा किस में? कोनस आर्टेरियोसस में, उसके बाद आर्टरीज में जाएगा। कहने का मतलब ये है कि वेन से पहले साइनस वेनोसस, उसके बाद हार्ट। और कहने का दूसरा मतलब, दूसरी बारी में मतलब ये है कि वेंट्रिकल से पहले कोनस आर्टेरियोसस, उसके बाद आर्टरी। पचाने में हो सकता है आपको टाइम लगे, लेकिन एक बार ही पचा लिया उसके बाद तो टॉपिक खत्म ही हो जाता है, कुछ बचा ही नहीं है। ये वाला डायग्राम एनसीईआरटी से नहीं है, तो आप इसको रटने की कोशिश मत करना। सिर्फ मैं आपको साइनस वेनोसस एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे कि ये ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर है, डॉर्सल साइड है बेटा हार्ट ऑफ रॉक की। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहले ब्लड सारी की सारी वेन से, सारी की सारी वेन से कहाँ एंटर करेगा? आपके साइनस वेनोसस के अंदर। उसके बाद एंटर करेगा बेटा आपके कहाँ पे? राइट एट्रियम के अंदर। ठीक है, जिसको हम राइट ऑरिकल भी कह सकते हो, ये लिखा हुआ है। सारे डायग्राम आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, अगर ये नहीं ड्रॉ करना है तो ये भी आपको फ्रीडम है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपके सामने यहाँ पे रखी है फ्लो चार्ट की फॉर्म में, वो ज़रूर समझ लो कि बेटा ब्लड सबसे पहले कहाँ आएगा? लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, मैंने यहाँ से शुरू किया। ठीक है, यहाँ से शुरू किया, यहाँ से लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम के बाद वेंट्रिकल में, उसके बाद जाएगा कोनस आर्टेरियोसस में, फिर जाएगा आर्टरी में। फिर कहाँ जाएगा बेटा ब्लड? बॉडी ऑर्गन्स के पास। बॉडी ऑर्गन से घूम के आएगा, वेन्स लेकर आएंगी। वेन्स में से एक वेन को, मेन वेन को वेना कावा भी बोलते हैं। फिर आएगा बेटा कहाँ? साइनस आर्टेरी सॉरी साइनस वेनोसस। फिर जाएगा राइट एट्रियम में, फिर वेंट्रिकल में, फिर जाएगा बॉडी के बाहर। ठीक है, लंग्स को, लंग्स के पास, या फिर ऑक्सीनेटेड होने के लिए। तो मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, सिर्फ सिर्फ ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल आपको ह्यूमन वाली फील आएगी। इसमें सिर्फ दो डिफरेंस है। पहला डिफरेंस, जो वेंट्रिकल है वो डिवाइडेड नहीं है, पहला डिफरेंस ये दिखेगा। दूसरा डिफरेंस आपको ये दिखेगा कि यहाँ पे दो एडिशनल चेंबर के मैंने नाम लिए हैं। तो पहला नाम मैंने लिया है बेटा यहाँ पे कोनस आर्टेरियोसस। ठीक है, जो क्या करेगा? जो कि ब्लड जो है वो आर्टरीज को देगा। दूसरा साइनस वेनोसस, जो कि ब्लड कलेक्ट करेगा किससे? वेन, आपके किससे? वेन से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो आर्टरी में ब्लड जाएगा कोनस आर्टेरियोसस के थ्रू, और वेन से ब्लड आएगा साइनस वेनोसस में। ये दो बातें आप याद कर लो बस। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूं कि आपको हो सकता है 80%, 85%, 95% समझ में आया हो, 90%। आप में से कुछ बहुत अच्छे बच्चे हो तो उनको 100% हो सकता है समझ में आ गया हो, बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अभी तुरंत जब आप इसके नोट्स बना रहे हो, थोड़ा दिमाग खोल के नोट्स बनाना मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, ये पूरा का पूरा हार्ट के अंदर का मैंने चेंबर ड्रॉ किया है यहाँ पे। इसके बाद कि लेफ्ट एट्रियम में, एट्रियम के बाद वेंट्रिकल में आएगा, बिल्कुल ह्यूमन वाली फील दे रहा है, कोई फर्क नहीं है। बस यहाँ पे ह्यूमन वाली फील नहीं आई, क्योंकि वहाँ पे हम पढ़ते थे कि वेंट्रिकल से सीधा कहाँ चला जाता है? आर्टरीज के अंदर, एओर्टा वगैरह आर्टरीज में। यहाँ पे सबसे पहले एक एडिशनल चेंबर है कोनस आर्टेरियोसस, उसके बाद आर्टरी में जाएगा, बस ये डिफरेंस है। उसके बाद ह्यूमन याद करो, ह्यूमन के अंदर आर्टरीज के बाद कहाँ जाता था ब्लड? बॉडी ऑर्गन्स पे, वो ऑक्सीजन यूज कर लेती थी, ब्लड डीऑक्सीनेट हो जाता था। फिर वेना कावा लेकर आता था, और हमारी बॉडी के अंदर सीधा एट्रियम में एंटर होता था ब्लड। जबकि यहाँ पे वेन्स से कलेक्ट होगा ब्लड कहाँ पे? साइनस वेनोसस में, फिर जाएगा राइट एट्रियम में, फिर जाएगा वेंट्रिकल में, फिर आपका ब्लड जो है वापस आएगा, उसको ऑक्सीनेटेड बनाने के लिए लंग्स पे भेजा जाएगा। ठीक है, या म्यूकोसा पे भेजा जाएगा जहाँ पे डिफ्यूजन होती है। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये हो गया बेटा हार्ट का।
एनसीईआरटी रीड करोगे तो इतना एनसीईआरटी एक्सप्लेन नहीं करती है, तो परेशान मत होना आप। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको ये टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए, रटाना ना पड़े। ठीक है जी, चलो बेटा, एक तो हो गया हमारा क्या खत्म, एक तो हमारा सिंपल सा खत्म हो गया ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। अब हम देख लेते हैं बेटा लिम्फेटिक सिस्टम। क्या कंप्लीट कर रहे हैं? लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में तीन चीजें आएंगी, एक तो लिम्फ, एक लिम्फ वेसल और एक लिम्फ नोड। एक तो ब्लड होता है बेटा, फ्लूइड जो फ्लो करता है बॉडी में। ब्लड के अलावा एक और फ्लूइड है जो फ्लो करता है, जिसको बोला जाता है लिम्फ। लिम्फ की बात करें बेटा, तो लिम्फ एक ऐसा फ्लूइड है जो ब्लड से अलग है। कैसे अलग है? लिम्फ के अंदर कुछ प्रोटीन्स नहीं होते हैं जो ब्लड में होते हैं, और दूसरा लिम्फ के अंदर आरबीसी भी नहीं होता है, इसलिए लिम्फ जो है वो पेल कलर का होता है बेटा। लिम्फ में कोई भी रेड कलर नहीं होता है, अनलाइक ब्लड। ठीक है, लिम्फ का मेजर काम क्या होता है? लिम्फ का मेजर काम होता है बेटा फैट को ट्रांसपोर्ट करना और इम्यूनिटी प्रोवाइड करना बॉडी की। दूसरा, लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होंगी, और बेटा क्या प्रेजेंट होगी? लिम्फ नोड। लिम्फ वेसल्स वो होती हैं बेटा जो लिम्फ को ड्रेन आउट करेगी। ठीक है, ड्रेन आउट करेगी। और लिम्फ नोड बेटा सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं जगह जगह पे, जहाँ पे डब्ल्यूबीसी भरे होते हैं, कि यहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन अगर यहाँ से जाने की कोशिश करेगा तो लिम्फ नोड पे प्रेजेंट डब्ल्यूबीसी इस इन्फेक्शन को यहीं पे कट कर देंगे, किल कर देंगे बेसिकली। ठीक है, मेरे को इनसिक्योरिटी हो रही है कि आपको लिम्फ पता है कि नहीं पता है क्या होता है, तो एक बार ढंग से 2 मिनट के अंदर सुन लो बेटा। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो करता है ना, वैसे ही ब्लड से बना हुआ एक और फ्लूइड है जो कि ब्लड से ही बना है, जिसको बोलते हैं लिम्फ, वो भी फ्लो करता है। फ्रॉक की बॉडी में भी ऐसा ही होता है। मैंने हमारी बॉडी में बोला, वैसे ही फ्रॉक की बॉडी में भी होता है। हमारी बॉडी में भी सेम कॉन्सेप्ट है ये वाला, कि ब्लड से बना हुआ एक फ्लूइड है जिसको लिम्फ बोला जाता है, ब्लड से ही बना है। तो काम क्या है इसका मैं बताता हूँ बेटा। ब्लड जब फ्लो कर रहा होता है पतली पतली कैपिलरी से, तो ये ब्लड लीक करके आप टिश्यूज, फ्रॉग के या हमारे टिश्यू और ब्लड वेसल के बीच में आके इकट्ठा हो जाता है। तो बेसिकली लिम्फ वो फ्लूइड है जिसने टिश्यू को घेरा हुआ है। तो इसका मतलब ब्लड से कुछ भी उठ के अगर टिश्यू में जाना है तो वो लिम्फ के थ्रू जाएगा, और टिश्यू से कुछ भी उठ के ब्लड में आना है तो वो लिम्फ के थ्रू आएगा। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की पहचान होती है जिसमें ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है, तो लिम्फेटिक सिस्टम है बेसिकली ये। और ठीक है, और तो सर अगर ये लिम्फ बन रहा है तो ये लिम्फ ड्रेन भी करना पड़ेगा। हाँ, तो लिम्फ को ड्रेन करने के लिए जो वेसल्स होती हैं उनको कहते हैं लिम्फ वेसल्स, और इन्हीं लिम्फ वेसल्स पे जगह जगह पे सॉलिड नोड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, स्वोलन स्ट्रक्चर, जहाँ पे डब्ल्यूबीसी भरे पड़े होते हैं। लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं उनको। क्या बोला जाता है इन स्ट्रक्चर्स को? लिम्फ नोड। ठीक है जी, बस अभी आप चार्ट बना लो। उसके बाद जब हम डिटेल में ह्यूमन वाला पढ़ेंगे तो आपको लिम्फ फिर से डिस्कस करना है। अगर आप 11th वाले बच्चे हो तो आपको ये 12th में फिर से डिस्कस करना है जब आप इम्यून सिस्टम पढ़ोगे। तो टेंशन की बात नहीं है, बिल्कुल ये चीज़ पच जाएगी। अगला है बेटा यहाँ पर सर्कुलेशन का, एक और सर्कुलेशन का इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको कहते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन बेटा वो सर्कुलेशन होती है जिसमें दो ऑर्गन्स, एक बड़ा ऑर्गन O1, दूसरा बड़ा ऑर्गन O2, ये मैंने नाम लिया, जैसे मैं इसको X और Y भी बोल सकता हूँ। चलो, एक ऑर्गन X, दो ऑर्गन Y, अगर ये सीधा सीधा आपस में कैपिलरीज के नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है, कि एक ऑर्गन में से कैपिलरी निकल के ब्लड की सप्लाई दूसरे ऑर्गन में हो रही है, या फिर इस ऑर्गन से ब्लड की सप्लाई दूसरे ऑर्गन में हो रही है, तो इसको बोला जाता है पोर्टल सर्कुलेशन। इस वाले सर्कुलेशन को क्या बोलते हैं हम? पोर्टल सर्कुलेशन। जब दो ऑर्गन आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं ब्लड कैपिलरीज के नेटवर्क के थ्रू, बीच में हार्ट इन्वॉल्व नहीं है, तो उस सर्कुलेशन को बोला जाता है क्या? पोर्टल सर्कुलेशन। पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, और पोर्टल सर्कुलेशन फ्रॉक के केस में दो टाइप के होते हैं, एक हेपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन और रीनल। हेपैटिक मतलब होता है लिवर, मतलब ये बात तो पक्की हो गई कि लिवर इन्वॉल्व है। तो लिवर किसके साथ इन्वॉल्व है? इंटेस्टाइन के साथ। तो इंटेस्टाइन और लिवर के बीच में कैपिलरीज का नेटवर्क है, इस सिस्टम को बोलते हैं हेपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन। दिस इज इंपॉर्टेंट, या हेपैटिक पोर्टल सिस्टम। दूसरा रीनल टर्म यूज होती है बेटा किडनी के लिए, तो किडनी तो इन्वॉल्व होगी, किडनी एंड लोअर बॉडी पार्ट्स। तो जो फ्रॉग होते हैं उसके लोअर बॉडी पार्ट्स या ऑर्गन और किडनी के बीच में भी एक पोर्टल सर्कुलेशन चल रहा है, विच इज रीनल। तो फ्रॉग के केस में दो टाइप के सर्कुलेशन होते हैं पोर्टल, एक हेपैटिक और एक रीनल, ये याद कर लेना आप। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन। जब हम एक्सक्रीशन की बात करते हैं बेटा, तो फ्रॉग में भी दो किडनी होती हैं बॉडी के अंदर। किडनी का बेटा नेचर बहुत ज़्यादा सिमिलर है, डार्क रेड कलर की होती है, ब्राउनिश रेड जिसको बोल सकते हैं। बीन शेप की किडनीज होती है। कहाँ पे सिचुएटेड होती हैं? पोस्टीरियर, मतलब बॉडी पे पीछे की तरफ प्रेजेंट होगी, पीछे वाली वॉल से चिपकी हुई होगी। हमारी बॉडी में भी किडनी पोस्टीरियर होती है, बॉडी कैविटी में ऑन बोथ साइड,
ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। तो जो फ्रॉग का वर्टिब्रल कॉलम होता है, एक किडनी एक साइड पे होती है वर्टिब्रल कॉलम के, दूसरी किडनी दूसरी साइड पे होगी, बीच में वर्टिब्रल कॉलम। तो आप ये समझ पा रहे हो हमारी बॉडी में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। हर एक किडनी से बेटा दो ट्यूब निकल रही होंगी जिसका नाम क्या होगा, यूरेटर। किडनी का काम है यूरिन फॉर्मेशन, तो यूरेटर ही यूरिन को कैरी करेगी कहाँ तक, एक पाउच लाइक बैग लाइक स्ट्रक्चर तक जिसका नाम होगा यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये थिन वॉल होता है। पतली वॉल इसलिए क्योंकि इसको स्ट्रेचेबल होना पड़ता है ना, स्ट्रेचेबल रहेगा ये, और अगर ये स्ट्रेचेबल है तो ये यूरिन को और ज़्यादा स्टोर कर सकता है, तो थिन वॉल्ड होगा। और वेंट्रली प्रेजेंट होता है रेक्टम के, ठीक है। रेक्टम के कहाँ प्रेजेंट है, आगे के पीछे, तो रेक्टम के नीचे की तरफ प्रेजेंट है, बेसिकली टुवर्ड्स द वेंट्रल सरफेस, बेली रीजन की तरफ, ठीक है। बेली साइड ऑफ फ्रॉग, ये फ्रॉग की बेली साइड हो गई, तो फ्रॉग की बेली की साइड, और ये हो गई पीठ, तो बेली की तरफ प्रेजेंट होता है, ठीक है। कौन, यूरिनरी ब्लैडर। चलो उसके बाद क्या होगा बेटा, यूरिनरी ब्लैडर सीधा बाहर खुल जाएगा या एक कॉमन ओपनिंग के थ्रू खुलेगा, तो बिल्कुल सही, क्लोएका वो कॉमन ओपनिंग है, बेसिकली कॉमन चेंबर है। ओपनिंग को बोलते हैं क्लोएकल अपर्चर या आपका क्लोएकल ओपनिंग, राइट। उसके बाद बेटा कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं, एनसीईआरटी में गिवन है, इंपॉर्टेंट है। ईच किडनी कंपोज्ड ऑफ सेवरल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट, तो आपको तो बेटा 10th क्लास से पता है, स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट किडनी की किसको बोलते हैं हम, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का दूसरा नाम यहीं पे पढ़ लो, ह्यूमंस के केस में भी बोलते हैं इसको यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल, यूरिन बनाने वाले ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल ही नेफ्रॉन का दूसरा नाम है। तो यहाँ पे भी नेफ्रॉन प्रेजेंट है किडनी के अंदर। उसके बाद कह रहा है फ्रॉग एक्सक्रीट यूरिया, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फ्रॉग जो है वो क्या एक्सक्रीट करते हैं बेटा, यूरिया। इसीलिए फ्रॉग क्या होते हैं नेचर में, यूरियोटेलिक, वेरी इंपॉर्टेंट। अलग अलग टाइप के एनिमल होते हैं बेटा जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, उनको अमोनोटेलिक कहते हैं। जो जिनके फीकल मैटर के अंदर क्या दिखता है आपको, यूरिक एसिड दिखता है, उनको यूरिकोटेलिक बोलते हैं। और जिनके एक्सक्रीशन के अंदर यूरिया दिखता है उसको क्या बोलते हैं हम, यूरियोटेलिक। ह्यूमंस भी यूरियोटेलिक है, हमारे यूरिन के अंदर भी यूरिया होता है। जो स्मेल दिखती है, स्मेल बेसिकली आती है किससे, यूरिन से, वो यूरिया की स्मेल है। तो फ्रॉग भी यूरियोटेलिक होते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कह रहा है एक्सक्रीटरी वेस्ट आर कैरिड बाय ब्लड इनटू द किडनी, कह रहा है जो ब्लड में जितना भी वेस्ट होगा वो पहले किडनी में जाएगा और फिर किडनी उसको एक्सक्रीट करेगी और फिल्टर आउट करेगी, बेसिकली सेपरेट एंड एक्सक्रीशन। वही हमारी बॉडी वाला केस ही दिख रहा है, मेरे को तो कुछ नया नहीं दिख रहा है, आपको भी नहीं दिख रहा होगा होपफुली। उसके बाद कह रहा है 2 यूरेटर्स इमर्जेस आउट ऑफ किडनी, किडनी से 2 यूरेटर्स आपको बाहर निकलती हुई दिखेंगी। यूरेटर जो है बेटा वो स्पेसिफिक एक यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक लिखा हुआ है, आपको याद रखना है। मेल फ्रॉग की अगर स्पेशल बात करें बेटा, तो मेल फ्रॉग के अंदर जो यूरेटर होती है ना, ये कॉमन ओपनिंग है बेटा किसके लिए, देखो यूरेटर ओपन तो होगी क्लोएका में, लेकिन इसी ओपनिंग के थ्रू मेल के अंदर स्पर्म डक्ट भी ओपन हो जाती है, ठीक है। स्पर्म डक्ट मतलब ये यूरेटर की ओपनिंग ही कॉमन ओपनिंग है, ठीक है। किसकी, ठीक है, किसकी, यूरिन के लिए भी और स्पर्म के लिए भी। तो सीमेन और स्पर्म दोनों ही क्लोएका में किसके थ्रू आते हैं, यूरेटर के थ्रू, ठीक है। ह्यूमन मेल्स में भी ऐसा ही होता है बेटा। ह्यूमन मेल्स में क्या होता है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि यूरिन की ओपनिंग ह्यूमन मेल के अंदर और स्पर्म या सीमेन की ओपनिंग दोनों एक ही है, कॉमन ओपनिंग है। जबकि फीमेल में ऐसा नहीं होता है, फीमेल में गैमिट के लिए बिल्कुल सेपरेट ओपनिंग है और यूरिन के लिए बिल्कुल सेपरेट ओपनिंग है। फ्रॉग के केस में भी बिल्कुल ह्यूमन वाला ही सिस्टम है। फ्रॉग के केस में भी मेल में एक्सक्रीटरी सिस्टम, सॉरी आपके, हाँ बिल्कुल, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो एक जगह पे ज्वाइंट है, ठीक है। जो कॉमन ट्यूब आती है बेटा आगे, उसको बोला जाता है मेल के अंदर यूरिनोजेनाइटल डक्ट। ऐसी कोई भी डक्ट फीमेल में नहीं दिखेगी। दोबारा पढ़ रहा हूँ स्टेटमेंट को, देखना। कह रहा है 2 यूरेटर्स आर प्रेजेंट, ठीक है, जो कि मेल फ्रॉग्स में, और यही दोनों यूरेटर काम करेगी यूरिनोजेनाइटल डक्ट का, विच ओपन्स इनटू क्लोएका, ठीक है। जबकि इन फीमेल्स क्या होगा, इन फीमेल्स यूरेटर्स एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इनटू क्लोएका। यूरेटर अलग ओपन होंगे और ओविडक्ट, जिसको फेलोपियन ट्यूब बोल सकते हैं, वो अलग ओपन होगी। तो कोई भी दोनों का लिंक नहीं रहने वाला है, ये आपको बात याद रखनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा नर्वस सिस्टम फ्रॉग की। अगले सिस्टम पे आ चुके हैं, विच इज़ द नर्वस सिस्टम। एक एक करके फ्रॉग के सारे सिस्टम्स खत्म होते जा रहे हैं। नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट्स होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। बहुत ही आसान है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब बेटा बॉडी का मेन सेंट्रल रीजन का जो नर्वस सिस्टम होगा, विच कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, एक तो ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। जब हम ब्रेन की बात करते हैं तो ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, एक तो फोर ब्रेन, एक मिड ब्रेन और तीसरा कौन सा, हाइंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन की अगर बात करें तो फोर ब्रेन में 3 पार्ट्स हैं बेटा फ्रॉग के अंदर। ऑल्फैक्टरी लोब, स्मेल के लिए यूज होता है ऑल्फैक्टरी,
ठीक है, मतलब ये वो पार्ट है जो कि स्मेल के रिसेप्टर्स को सेंस करेगा, ठीक है, जो स्मेल को सेंस करेगा इसकी बॉडी में। सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स प्रेजेंट होंगे, 2 होते हैं बेटा ये। डाइनसेफेलॉन एक ऐसा पार्ट है जो एक प्रेजेंट होगा। बेसिकली ये तीनों ही पार्ट किसके पार्ट है, फोर ब्रेन के, आपको याद रखना पड़ेगा। सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है, ऑल्फैक्टरी लोब, और डाइएनसेफेलॉन ये फोर ब्रेन का पार्ट है। मिड ब्रेन की बात करें तो बेटा ऑप्टिक लोब प्रेजेंट होगा, मतलब जितने भी विजुअल रिफ्लेक्सेस है, ठीक है, जो जितने भी सिग्नल्स हैं वो सारे इस पार्ट में जाएंगे। अगर मैं हाइंड ब्रेन की बात करूं तो हाइंड ब्रेन में मेड्यूला ऑब्लोंगाटा प्रेजेंट होगा और सेरिबेलम प्रेजेंट होगा। याद रखना है, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा सबसे लास्ट पार्ट होता है, तो सेरिबेलम ऊपर और मेड्यूला नीचे लिखना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। मेड्यूला ऑब्लोंगाटा सबसे लास्ट पार्ट है। मेड्यूला ऑब्लोंगाटा बेटा इनके क्रेनियम में प्रेजेंट। अब क्रेनियम क्या होता है, तो बेटा ब्रेन की प्रोटेक्शन, ठीक है, ब्रेन की प्रोटेक्शन जो होती है, बोनी कवरिंग, उसको क्रेनियम बोला जाता है, ठीक है, जिसको हम खोपड़ी भी बोलते हैं। तो इनका जो ब्रेन है दैट इज प्रोटेक्टेड बाय अ बोनी कवर। ब्रेन के बोनी कवर को क्रेनियम बोलते हैं ह्यूमंस में भी, ठीक है। तो अगर अगर आप अपने सर पे हाथ लगाओगे तो वो हड्डी जिसने आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट किया हुआ है, इस पूरे हड्डी के ढांचे को क्रेनियम बोलते हैं, ठीक है, आपका स्कल का कैप जो रहेगा, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो इनके ब्रेन को भी कौन प्रोटेक्ट करता है, क्रेनियम प्रोटेक्ट करेगा। और इसी क्रेनियम में बेटा पीछे की साइड पे यहाँ पे एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसको कहते हैं फोरेमन मैग्नम। ये क्या है, ओपनिंग। तो फ्रॉग के अंदर क्या होता है बेटा, फ्रॉग के अंदर जो मेड्यूला ऑब्लोंगाटा है, ठीक है, ये क्रेनियम हो गया। मेड्यूला ऑब्लोंगाटा है, ये मेड्यूला ऑब्लोंगाटा एक ओपनिंग के थ्रू नीचे की तरफ रन करता है फ्रॉग में, और यही आगे जाके स्पाइनल कॉर्ड बनाएगा। यहाँ पे तो ब्रेन हो गया, ठीक है, दिस इज ब्रेन ऑफ फ्रॉग, ठीक है। ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग का नाम क्या बताया, क्रेनियम में जो ओपनिंग प्रेजेंट है, फोरेमन मैग्नम। फोरेमन मतलब ओपनिंग, मैग्नम मतलब बहुत बड़ी। तो एक बहुत बड़ी सी ओपनिंग है इनके क्रेनियम के अंदर या स्कल के अंदर। उसमें आपको क्या दिखेगा उसके अंदर से पास होता हुआ दिखेगा मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, और वही फिर मेड्यूला ऑब्लोंगाटा कंटिन्यू होता है, दैट कंटिन्यूज इनटू स्पाइनल कॉर्ड, और वही आगे जाके क्या बनाता है इनकी बॉडी में, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। बाकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, पेरीफेरल। पेरीफेरल पेरीफेरल नर्वस सिस्टम्स के अंदर बॉडी की सारी नर्व्स आ जाती हैं, ठीक है, जितनी भी नर्व्स हैं जो कि बॉडी के पार्ट्स को कनेक्ट करेगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, वो जो वायर्स हैं जो कि सिग्नल लेके जाएगी या सिग्नल लेके आएगी बॉडी ऑर्गन से या ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इन सबको मिला के बोलते हैं। नर्व्स दो प्रकार की हो सकती हैं, अगर वो ब्रेन से निकल रही है तो क्रेनियल नर्व्स, और स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है तो स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स 10 पेयर्स होती हैं बेटा, और मोस्ट ऑफ द स्पीशीज ऑफ फ्रॉग में स्पाइनल नर्व्स भी 10 पेयर्स होती हैं, ठीक है। जबकि राना टिग्रीना की बात करें तो 9 पेयर्स हैं यहाँ पर, ठीक है, बट स्टिल वो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, इसलिए मैं वो डेटा, कोई भी ऐसा फालतू डेटा जिसकी आपको जरूरत नहीं है वो नहीं देने वाला हूँ, ठीक है। आपको जो चाहिए वो स्ट्रिक्टली मैंने सारी चीज़ें लिख दी हैं। क्रेनियल नर्व्स 10 पेयर होती है, मतलब ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स क्रेनियल नर्व्स, और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। बाकी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एज द नेम सजेस्ट, ऑटोनॉमिक मतलब खुद काम करने वाला, ठीक है, खुद काम, ऑटोमेटिक सिग्नल जो कंट्रोल करता है। ये दो टाइप का होता है बेटा, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक क्या डिफरेंस है, इनमें से एक लेट से क्या करेगा, अगर हार्ट रेट बढ़ाएगा, सिंपैथेटिक ने हार्ट रेट बढ़ाया तो पैरासिम्पैथेटिक हार्ट रेट को नॉर्मलाइज करेगा, और ये अपने आप काम करते हैं। जैसे आपकी बॉडी में भी हार्ट रेट तेज़ हो जाना या दिल की धड़कन स्लो हो जाना, ये आप कंट्रोल करते हो या खुद होती है, खुद होती है। तो आपकी बॉडी में भी सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स हैं जो इनको कंट्रोल कर रही हैं। तो फ्रॉग की बॉडी में भी वही है। अदरवाइज बस ये डिवीजन पढ़ो, उतना डिटेल में आपको पढ़ना नहीं है। जब ह्यूमन फिजियो पढ़ेंगे, ह्यूमन में पढ़ेंगे तो ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो दिस वॉज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है विच इज सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। यहाँ पे आप क्या पढ़ते हो, सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हो। भाई सिग्नल कैरी करने वाले ऑर्गन्स के बारे में भी तो पता होना चाहिए ना हमको। तो यहाँ पर सेंस ऑर्गन दो प्रकार के होते हैं। एक तो सिर्फ सेलुलर एग्रीगेट है अराउंड द नर्व एंडिंग, मतलब बहुत ही सिंपल है, एक पूरा का पूरा बहुत ही मॉडिफाइड स्ट्रक्चर नहीं है, बस थोड़े बहुत सेल्स हैं जिनके पास क्या प्रेजेंट है बेटा, नर्व एंडिंग, न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। ये सेंसर्स का काम कर रहे हैं बॉडी के अंदर। जबकि दूसरा क्या हो सकता है, वेल ऑर्गेनाइज, मतलब एक प्रॉपर अलग से बड़ा ऑर्गन है बॉडी के अंदर। तो एक तो सिंपल सेंस ऑर्गन्स हो सकते हैं और एक वेल ऑर्गेनाइज सेंस ऑर्गन्स हो सकते हैं। सिंपल में कौन कौन आ जाते हैं, सेंसरी पेपिले। सेंसरी पेपिले इनकी बॉडी में स्किन पे प्रेजेंट होते हैं, और ये पेपिले क्या करते हैं, टच में हेल्प करते हैं, इनको टच की फीलिंग में हेल्प करते हैं। टेस्ट बर्ड्स ऑब्वियसली टंग पे प्रेजेंट होंगे और टेस्ट में हेल्प करेंगे। नेजल एपिथेलियम समझ में आ गया होगा, स्मेल में हेल्प करेगा। वेल ऑर्गेनाइज में बेटा आई और इंटरनल ईयर आ जाएगा। आई की बात करें तो पेयर्ड प्रेजेंट होती हैं, और कहाँ प्रेजेंट होंगी बेटा, स्कल में प्रेजेंट होगी एक ऑर्बिट के अंदर, ऑर्बिन लिख दिया, ऑर्बिट के अंदर,
ठीक है। ऑर्बिट मतलब समझ गए, एक खांचा प्रेजेंट बना हुआ है जिसके अंदर आई प्रेजेंट होती है, और इनकी आई सिंपल होती है। सिंपल मतलब एक सिंगल यूनिट होगी आई की, ऐसी एक सिंगल यूनिट है आई, तो ओनली वन यूनिट। वन यूनिट मतलब ये मत समझना कि पेयर में नहीं होती आंख, पेयर में होती है, लेकिन वन यूनिट मतलब ऐसी। अच्छा ऐसे समझ में आएगा, देखो जैसे कभी मक्खी की आंख, या फिर आपने कभी मक्खी मूवी देखी हो तो चेक करो, उसकी आंखों के अंदर ऐसी एक आंख का पार्ट होता है, या उसकी आंख छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट्स को मिला के बनी हुई है, तो आपको समझ में आएगा ऐसा। ऐसा है, उसके अंदर छोटे 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 पार्ट्स को मिला के पूरी एक आंख बनी है, छोटी 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 आंखों को मिला के। ऐसी आंखों को बोलते हैं कंपाउंड। और जैसे ह्यूमन की आंख होती है, फ्रॉक की होती है, उनको सिंपल आई बोला जाता है। तो फ्रॉक के अंदर सिंपल आई प्रेजेंट होती है, याद रखना है। इंटरनल ईयर की बात करेंगे बेटा, तो इनमें एक्सटर्नल ईयर एक्चुअल में होता ही नहीं है, मतलब ओनली टिम्पैनम इज प्रेजेंट, पिन्ना वगैरह कोई भी चीज़ नहीं होगी, ईयर पिन्ना जैसे हमारे में होता है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। कान का काम होता है हियरिंग और बैलेंसिंग, मतलब इनकी बॉडी को बैलेंस करने का और सुनने का काम करते हैं ये सब, ठीक है, कान का काम जो होगा, ठीक है। एंड द लास्ट पोर्शन इज व्हाट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेकिन इससे पहले एक सिस्टम और है बेटा, उसके बारे में मैं आपको लिस्ट करा देता हूँ, बस लिख लो उसके बारे में, ठीक है। अगर मैं फ्रॉग की किसकी बात करूँ बेटा, एंडोक्राइन सिस्टम की बात करूँ, फ्रॉग में किसकी बात करूँ, एंडोक्राइन सिस्टम इन फ्रॉग, एंडोक्राइन सिस्टम। तो इसमें ग्लैंड आ जाते हैं बेटा फ्रॉग के, क्या आ जाएंगे, ग्लैंड। और वो भी वो ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज करते हैं, ठीक है, हार्मोन रिलीज करने वाले, मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करेंगे। एक्सोक्राइन भी होते हैं, लेकिन हम कौन से ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एंडोक्राइन। तो इनकी बॉडी के अंदर पिट्यूटरी प्रेजेंट होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड प्रेजेंट होगा, देखो हमसे कितने मैच कर रहे हैं, पैराथायराइड प्रेजेंट होगा, थायराइड प्रेजेंट होगा। इन सब के सिक्रीशंस और फंक्शंस हमको नहीं पढ़ने, सिर्फ लिस्टिंग कर लो। पीनियल बॉडी प्रेजेंट होगा, पीनियल बॉडी नाम का एक एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट है। पैनक्रियाज जो मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ, पैनक्रियाज प्रेजेंट होगा। और कौन सा प्रेजेंट होगा, एड्रीनल प्रेजेंट होगा, ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी जिसको बोला जाता है। और गोनैड्स प्रेजेंट होंगे। गोनैड्स मतलब मेल के अंदर टेस्टिस और फीमेल के अंदर ओवरीज, ये प्रेजेंट होंगे। तो दीज आर व्हाट, दीज आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स की लिस्टिंग करा दी है मैंने आपको, कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से यहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है जी। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की लिस्टिंग हो गई, कौन सा, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, पीनियल, पैनक्रियास, एड्रिनल और गोनैड्स। ये मोस्ट प्रोमिनेंट ग्लैंड्स है जो हार्मोन रिलीज करते हैं, इनकी बॉडी को हार्मोनल रेगुलेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं, बस लिस्टिंग कर ली, काफ़ी है। अब हम आ जाते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। चलो अभी मैंने आपको समझाया बेटा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम से आइसोलेटेड नहीं है, और स्पेशली मेल के केस के अंदर। तो जब हम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें फटाफट ये डायग्राम्स देखो। यहाँ पे बेटा आपको ये जो येलो कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है पूरा का पूरा, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ योर, दिस इज़ टेस्टीज, ठीक है। ये फैट बॉडीज़ हैं बेटा, ठीक है। टेस्टीज पे आपको फोकस रखना है। आप एक बात बताओ, ये जो नीचे स्ट्रक्चर दिख रहा है, कि आप ये समझ पा रहे हो स्ट्रक्चर क्या है, दीज आर किडनीज। एक्चुअल में बेटा बात ऐसी है कि यहाँ पर मेल के अंदर जो टेस्टीज होते हैं ना, ठीक है, वो किडनी से कनेक्टेड हैं, ठीक है। मतलब इनकी ट्यूब्स टेस्टीज से निकल के ये जो ट्यूब्स हैं ये किडनी के अंदर जा रही हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या होगा, ये बाहर आएगी किडनी से, ठीक है। इसका मतलब ये ना समझना कि टेस्टीज में जो स्पर्म है वो यूरिन के साथ किसी भी वक्त मिक्स हो रहा है, बिल्कुल नहीं। ये ट्यूब्स बेशक ही किडनी के अंदर से जा रही हैं, लेकिन ये यूरिन के साथ कभी मिक्स नहीं होती हैं, ये ट्यूब बंद रहती हैं हमेशा। तो जब ट्यूब खुलेंगी ही नहीं किडनी के अंदर, तो कभी भी इनमें क्या नहीं होगा, यूरिन का कोई भी लीकेज वगैरह नहीं होगा, ठीक है। तो दोबारा समझो क्या बोल रहा हूँ, जो स्पर्म बनता है टेस्टीज के अंदर वो इन पतली पतली ट्यूब्स के थ्रू आएगा, फिर आगे एक कॉमन ट्यूब बन जाएगी बेटा। ये कॉमन ट्यूब जो है पूरी किडनी में कभी नहीं खुलेगी, तो लीक भी नहीं होगी, ना ही ये किडनी में लीक होगी, ना ही किडनी का यूरिन कभी लीक होगा। फिर यहाँ से निकलेगी बेटा ये ट्यूब अपना एक्सक्रीशन लेके, विच इज स्पर्म या सीमेन, कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी। तो आप ये बात समझ पा रहे हो कि जो इतनी ट्यूब है ये कॉमन है, किडनी इसमें यूरिन भी एक्सक्रीट कर सकती है, और जो टेस्टिस से ट्यूब आ रही है वो इसके अंदर स्पर्म भी रिलीज करेंगे। इसलिए इतनी ट्यूब का नाम जो रखा गया वो है यूरिनोजेनाइटल डक्ट। चेक करो, इतनी ट्यूब का नाम क्या हो गया, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। इंपॉर्टेंट, ये क्या हो गया, दिस इज टेस्टिस। चेक करो यहाँ मेंशन किया हुआ है, ये जो ट्यूब्स बाहर आ रही हैं पतली पतली, दीज आर वासा एफरेंशिया, ये लिखा हुआ। इन ट्यूब्स का नाम क्या है, वासा एफरेंशिया,
ठीक है। ये ट्यूब जब किडनी के अंदर आके मिक्स हो जाती हैं, एक कॉमन ट्यूब बना देती है, तो इस कॉमन ट्यूब को बोला जाता है बेटा, ये जो कॉमन ट्यूब्स दिख रही हैं, दीज आर कॉल्ड एज बिडर्स कैनाल। क्या है इस कैनाल का नाम? बिडर्स कैनाल। जो किडनी से पास तो हो रही है, लेकिन बिडर्स कैनाल कभी भी मिक्स नहीं होने देगी किडनी के कंटेंट को वहाँ के कंटेंट से, यूरिन वगैरह से। लेकिन आगे की जो ट्यूब है ये कॉमन है यूरिन के लिए भी और स्पर्म के लिए या सीमेन के लिए भी, ठीक है, जिसको बोला जाता है यूरिनोजेनाइटल डक्ट। उसके बाद बेटा ये ओपन किधर होंगी? तो मेल के केस के अंदर ये यूरिनोजेनाइटल डक्ट जो यूरिन भी कैरी करती है और स्पर्म भी कैरी करती है, जब स्पर्म कैरी करेगी तब यूरिन कैरी नहीं करेगी, जब यूरिन कैरी करेगी वो तब स्पर्म नहीं करेगी, दोनों साथ में नहीं आते। ये क्लोएका में जाएगा, फिर क्लोएका के थ्रू बॉडी के बाहर आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? दिस इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद यहाँ पे एडिनल ग्लैंड मेंशन किया हुआ है, आप चेक करोगे, और आपको रेक्टम मेंशन किया हुआ है अगर आप चेक करोगे, ठीक है, ये रहा, दिस पोर्शन इज रेक्टम, ज़्यादा आगे ले गए वो। और उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर मेंशन किया हुआ है, बट दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, बिल्कुल एनसीईआरटी वाला ही, आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अब जितने भी पॉइंट्स हैं जो कि एमसीक्यू पूछे जाते हैं वो सब उठा के यहाँ पे डाल दिए मैंने। कह रहा है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ येलोइश ओवॉइड टेस्टिस, तो ओवॉइड होते हैं टेस्टिस शेप के अंदर और येलो होंगे, विच आर फॉर्म्ड एडहेयर टू द अपर पार्ट ऑफ द किडनी। एडहर मतलब चिपके होते हैं अपर पार्ट ऑफ द किडनी के साथ। अब आपको ये भी समझना है कि सर अगर ये चिपके हुए हैं तो किसी ना किसी टिश्यू के थ्रू चिपके होंगे, तो जिस टिश्यू के थ्रू चिपके होते हैं उस टिश्यू को बोलते हैं बेटा आपका क्या? मीजोर्कियम, ठीक है। और ये जो टिश्यू है एक टाइप का पेरिटोनियम है बेटा। पेरिटोनियम मतलब होता है एलिमेंट्री कैनाल की कवरिंग को, टिश्यू की एक लेयर को पेरिटोनियम कहते हैं, और ये पेरिटोनियम अगर टेस्टिस को कनेक्ट कर रही है तो इसी का नाम होगा क्या? मीजोर्कियम, ठीक है। तो पेरिटोनियम मतलब टिश्यू की लेयर, ठीक है, और वो टिश्यू की लेयर टेस्टिस को कनेक्ट कर रही है किडनी के साथ, तो उस टिश्यू की लेयर को पेरिटोनियम को बोलेंगे मीजोर्कियम। तो मीजोर्कियम, ठीक है, इज अ टाइप ऑफ पेरिटोनियम, ये याद रखना है आपको। मीजोर्कियम इज अ टाइप ऑफ पेरिटोनियम। पेरिटोनियम और भी जगह पे दिख सकती है, मीजोर्कियम सिर्फ यही है, ठीक है। तो मीजोर्कियम इज अ टाइप ऑफ पेरिटोनियम। फोकस करो मैंने क्या बोला और सोचो, इस पर दिमाग लगाओ। अब आ जाते हैं आगे। वासा फ्रेंचिया की अगर मैं बात करूं तो 10 से 12 वासा फ्रेंचिया हर एक टेस्टिस से निकलेगी, फिर वो किडनी में एंटर होगी, एंटर्स द किडनी ऑन द साइड में रहेगी, और कॉमन एक ट्यूब में एंटर होगी जिसको बोलेंगे बिडर्स कैनाल, को ओपन इनटू अ बिडर्स कैनाल। उसके बाद बोल रहा है फाइनली इट कम्युनिकेट्स विद द यूरिनोजेनाइटल डक्ट, फिर फाइनली ये मिक्स होके बेटा यूरिनोजेनाइटल डक्ट बना देगी, ठीक है, एंड कम्स आउट ऑफ द किडनी, और किडनी से बाहर आ जाएगी और क्लोएका में ओपन हो जाएगी, एंड ओपन इनटू क्लोएका। बहुत आसान हो गया। तो यूरिनोजेनाइटल डक्ट ही है जो कि क्या होगी? क्लोएका में ओपन होगी। मेल फ्रॉक की बात हो रही है सिर्फ। उसके बाद क्लोएका क्या है? क्लोएका इज अ स्मॉल मीडियन चेंबर दैट इज यूज टू पास फीकल मैटर, यूरिन एंड स्पर्म। ये तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे, स्टेटमेंट अब दी गई, लेकिन ये स्टेटमेंट असर्शन रीजन में पूछी जाएगी, तो यू शुड नो कि स्टेटमेंट बिल्कुल सच है कि क्लोएका वो ओपनिंग है जो फीकल मैटर के लिए, यूरिन के लिए और स्पर्म के लिए, मेल के केस के अंदर। क्यों मेल स्पेसिफिक बात हो गई है? क्योंकि स्पर्म की बात कर रहा है, ये कॉमन है, ठीक है जी। तो दिस वॉज फ्रॉग का मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अब आ जाते हैं बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फ्रॉग के। बेटा फ्रॉग के फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में आपको ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, दीज आर ओवरीज, दीज आर व्हाट? दीज आर ओवरीज, ओवरी हैं ये स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आपको ऐसा लग सकता है कि सर देखो इसमें तो पीछे किडनी है, और मेरे को तो ये भी दिख रहा है सर कि ये जो किडनी आपको पीछे दिख रही है, ये किडनी यहाँ पर भी ओवरी के साथ कनेक्शन में, जैसे वहाँ पे टेस्टिस के साथ। ये आंसर इज नो। यहाँ पे ओवरी का किडनी से कोई भी कनेक्शन नहीं है, ये ओवरलैप दिख रहा है बस। ओवरलैप्ड क्यों? क्योंकि किडनी नीचे है और ओवरी आपको ऊपर दिख रही है, तो ये चिपकी हुई नहीं है, सिर्फ ओवरलैप्ड है। पॉइंट टू बी नोटेड। आप ऊपर से देख रहे हो तो वो उसके ऊपर प्रेजेंट दिख रही है, चिपकी हुई नहीं है, कहीं भी फ्यूज्ड नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड। कोई भी कनेक्शन नहीं है किडनी और किसके बीच में? आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बीच में। तो दोबारा सुनो, ये पूरा का पूरा क्या हो गया बेटा? फीमेल की ओवरी हो गई जो किडनी से बिल्कुल भी चिपकी हुई नहीं है, दोनों ओवरीज दिख रही हैं। ओवरी के अंदर ध्यान से देखोगे तो डॉट 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 स्ट्रक्चर दिखेंगे, जिसको ओवा बोल रहा है, जिसको एग भी बोला जाता है। उसके बाद बेटा आपको ये पूरी की पूरी ट्यूब दिख रही है जिसको ओविडक्ट बोलते हैं हम, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है बेटा? ये ओविडक्ट अलग से एंटर हो रही है दोनों साइड की, कहाँ पे? क्लोएका में, अलग से। और जो यूरेटर है वो अलग से ओपन हो रही है। तो चेक करो, अनलाइक मेल, यहाँ पे गैमीट के लिए और यूरिन के लिए, दोनों के लिए अलग अलग ओपनिंग है, ठीक है। फिर क्या होगा यहाँ पे बेटा? एक एक करके एग बनेगा, ठीक है, मतलब बनेंगे तो बहुत सारे, एक टाइम पे 2000 से 2500 से 3000 के आसपास एग रिलीज होते हैं। वो सारे के सारे क्लोएका में रिलीज होंगे और फिर क्लोएका से बॉडी के बाहर, क्योंकि फीमेल बॉडी में तो फर्टिलाइजेशन होनी नहीं है। फर्टिलाइजेशन कैसी होती है? एक्सटर्नल होती है। तो यहाँ पे अगर बेटा डायग्राम ABCD मार्क करने को आएगा तो ये वाले चार्ट में मार्क कर लेना, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर आपको दिख ही रहा है, ये रहा,
ठीक है, तो देखो अब जरा रीड कर लेते हैं जिन जिन चीज़ों पे क्वेश्चन आते हैं वो टॉपिक्स यहाँ पर भी। कह रहा है इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड पेयर ऑफ ओवरीज, वहाँ पे टेस्टिस था, यहाँ पे ओवरी प्रेजेंट होंगी। ओवरी आर सिचुएटेड नियर द किडनी बट देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन विद किडनी। वेरी इंपॉर्टेंट, किडनी के पास में तो दिख रहा है आपको, लेकिन यहाँ पे लिख दिया एनसीईआरटी ने, देखो कि आपको यहाँ से कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए लिख भी दिया कि कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं है। अ पेयर ऑफ ओविडक्ट अराइजिंग फ्रॉम द ओवरी ओपन इनटू द क्लोएका सेपरेटली। ठीक है, वो कह रहा है ओविडक्ट अलग से ओपन होती है क्लोएका के अंदर। सेपरेटली क्यों लिख रहा है? क्योंकि ये बताना चाह रहा है कि यूरेटर से चिपकी हुई नहीं है। जैसे वहाँ पे यूरिनोजेनाइटल डक्ट एक कॉमन डक्ट थी, ठीक है, यहाँ पे ऐसी कोई भी कॉमन डक्ट नहीं है, अलग से ओपन होगी बेटा कौन? ओविडक्ट, और अलग ओपन होंगे यूरेटर्स। उसके बाद कह रहा है मेच्योर फीमेल कैन ले 2500 से 3000 2500 टू 3000 ओवर एट अ टाइम। एक टाइम पे इतने एग रिलीज कर सकती है एक फीमेल। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, बॉडी के बाहर होगी, टेक्स प्लेस इन वाटर, इसलिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व लार्वा स्टेज एंड टेडपोल स्टेज आएगी। ऐसे डेवलपमेंट को इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। इनडायरेक्ट मतलब जब लार्वा स्टेज आए सीधा एडल्ट ना बने, पहले कोई दूसरी स्टेज आए फिर मैच्योर होना पड़े, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और यहाँ पे मैच्योरेशन को बोला जाता है मेटामॉर्फोसिस। मतलब जो टेडपोल है यहाँ पे वो फ्रॉग में कन्वर्ट होगा, इस कन्वर्जन की प्रोसेस को, मैच्योरेशन की प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तब जाके क्या बनेगा? एडल्ट बनेगा। तो टेडपोल मेटामॉर्फोसिस करेगा और एडल्ट बनाएगा, कहने का मतलब ये। ठीक है, तो फीमेल फ्रॉग और उसके बाद मैच्योरेशन भी देख लिया। अब एनसीईआरटी में कुछ एक दो फैक्ट्स लिखे हुए हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रॉग के बारे में, कि फ्रॉग बेनिफिशियल होते हैं बेटा मैनकाइंड के लिए। क्यों? क्योंकि ये इंसेक्ट्स को किल करते हैं। तो अगर क्रॉप के आसपास रहेंगे तो इंसेक्ट्स का अमाउंट कम रखेंगे, आपकी क्रॉप का फायदा रहेगा। ठीक है, पहली बात, क्योंकि खाते हैं इनके लिए तो खाना है, तो इकोसिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रॉग। दूसरा, फ्रॉग मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस बिकॉज दिस सर्व्स एज एन इंपॉर्टेंट लिंक फॉर फूड चेन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, फ्रॉग इंपॉर्टेंट लिंक है। ये इंसेक्ट खाता है और फ्रॉग को भी कोई ना कोई खाता है। ठीक है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट हो गया सोचो, ये जिस पे खा रहे हैं उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल में रख रहे हैं, और इनको जो खा रहा है उसको भी एनर्जी मिल रही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक प्रोवाइड करते हैं बेटा फूड वेब्स में, इकोसिस्टम के अंदर। ठीक है, उसके बाद इन सम कंट्रीज मस्कुलर लेग्स ऑफ फ्रॉग आर यूज्ड एज अ फूड बाय मैन। ठीक है बेटा, तो ये बोल रहा है कि भाई बहुत सारी ऐसी कंट्रीज भी हैं, ठीक है, हमारी नहीं है ये अच्छी बात है, लेकिन ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जिसमें बेटा फ्रॉग को जो है वो तंदूरी फ्रॉग, ठीक है, तो तंदूरी लेग पीस ऑफ फ्रॉग ऐसा बना बना के खाया जाता है। तो ये भी एक स्टेटमेंट दी हुई है एनसीईआरटी के अंदर, तो हमको केयरफुली होके उसको पढ़ लेना है। ठीक है, तो बेटा हमारा फ्रॉग जो टॉपिक है, जो कि बहुत ही लेंदी टॉपिक माना जाता है, उसको हमने सारे एस्पेक्ट्स में जिसमें पॉसिबल है इसके नोट्स बना लेना। टॉपिक एकदम मस्त खत्म हो चुका है। ठीक है, लेकिन आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है एज़ यूजुअल, जो कि करते ही करते हैं हम। ये 5 मैंने आपको एमसीक्यू दिए हैं, ये पाँचों एमसीक्यू बहुत ही आसान है, निहायत ही आसान। ठीक है, इस पांचों एमसीक्यू के आंसर एकदम ठीक ठीक पहले अपने नोट्स बना लेना। ठीक है, उसके बाद एकदम ठीक ठीक आंसर आपको क्या करने हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कि फर्स्ट का आंसर ये होगा सर, सेकंड का ये होगा, थर्ड का ये होगा। जिसका आंसर बिल्कुल ठीक होगा मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, और मुझे पता भी चल जाएगा कि आपको टॉपिक समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और इसके अलावा 5 के अलावा ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए है। आपको ABCDE ये पांचों के क्या बताने हैं, हमको आपको नाम बताने हैं। ठीक है, वही कि लेबल करना है आपको, A कौन है, B कौन है, C कौन है, D कौन है और E कौन है। तो बेटा इसी के साथ हमारा फ्रॉग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और आपने होपफुली इसके नोट्स बना लिए होंगे, नहीं बनाए हैं तो बना लो, बिना बनाए इसको छोड़ना मत। टॉपिक कंप्लीट कर लो, आधा नंबर भी नहीं कटेगा, नंबर कटेगा ही नहीं, भूल जाओ नंबर कटेगा इस टॉपिक के अंदर आपका कभी भी। ठीक है, चाहे ये नीट में आ जाए, चाहे किसी भी दूसरे एंट्रेंस में आ जाए, चाहे आपके स्कूल के पेपर में आ जाए। ठीक है, बाकी बेटा इस वीडियो लेक्चर को शेयर कर देना अपने उन सारे दोस्तों के साथ जो फ्रॉग के लिए परेशान हैं। स्कूल वाले तो सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि इस चैप्टर में एनसीईआरटी में स्कूल के लेवल पे बचा ही फ्रॉग है बस। ठीक है, तो फ्रॉग ही बचा है बस, यही उनके लिए चैप्टर है। मैंने जो भी 1 घंटे की वीडियो, ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी बन गई क्योंकि मैं चाहता था आपको एक ही वीडियो के अंदर सारे कॉन्सेप्ट हैवी जो आपको चाहिए पूरा 1 शॉट के अंदर आपको पूरा फ्रॉग की टेंशन खत्म हो जाए, बार बार फ्रॉग चिल्लाने की टेंशन ना रहे आपके जीवन में। ठीक है जी, तो इन वीडियो लेक्चर को ज़रूर, इसको तो स्पेशली सबके साथ शेयर कर देना, और अगली क्लास तक पढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।